नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इस बार के बिहार चुनाव न केवल राज्य का भविष्य तय करेंगे बल्कि देश का भविष्य भी काफी हद तक यहीं से तय होगा, क्योंकि चुनावी नतीजे बताएंगे कि लोकतंत्र की नई इबारत लिखी जाएगी या नहीं लिखी जाएगी। बिहार में चुनाव से पहले जो SIR हुआ है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है, उसमें कैसे एक झटके में लाखों नाम काटे गए हैं, इसको आप जानते हैं। SIR से मतदाता सूची बिल्कुल सही और साफ सुथरी बने, इस पर किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह मामला इतना सीधा नहीं है और इसे वोट चोरी का नया तरीका बनाया गया है। इसी के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं, जिन पर आज सुनवाई हुई और अब 16 तारीख को अगली सुनवाई होगी। हालांकि अभी तक जो कुछ अदालत में हुआ है उससे यह समझ आ रहा है कि SIR बरकरार रहेगा। इधर बिहार में अब सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नाम तय करने की तैयारी में सारे राजनीतिक दल जुट गए हैं। खबर है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को मनाने का बड़ा काम बीजेपी ने पूरा कर लिया है और अब इस मान मनोबल में कौन सा लेन देन हुआ है, फाइलें कहां दबी हैं या निकली हैं, यह सब तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल NDA यह बता रहा है कि वो एकजुट है और 13 अक्टूबर को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देगा। बीजेपी का बिहार जो है बिहार कोर ग्रुप 11 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक करेगा और बीजेपी का जो बिहार का कोर ग्रुप है उसकी बात कर रहा हूं, वो 11 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक करेगा, जबकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इन बैठकों के बाद उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर लगेगी, जिसके बाद 13 अक्टूबर को NDA की पहली संयुक्त सूची जारी होने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस भी 15 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर चुकी है और यह बात हमने कल आपको बताई थी। यह पता चला है कि कांग्रेस जिन नामों पर मुहर लगा चुकी है उनमें उसके मौजूदा 15 विधायक शामिल हैं। दो सिटिंग विधायकों की उम्मीदवारी इसलिए होल्ड कर दी गई है क्योंकि पार्टी यहां या तो नए उम्मीदवार उतार सकती है या अपने सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के साथ सीटों की अदला बदली कर सकती है। वैसे इस बार कांग्रेस पार्टी के हिस्से में 58 सीटें आ सकती हैं। यह 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा लड़ी गई सीटों में से 12 कम है। आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी ठोकी थी और 70 सीटों पर चुनाव कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन उसे 19 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। आउट ऑफ 70 ओनली 19 सीट कांग्रेस जीत के आई थी। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि 58 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। जनसुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, प्रशांत किशोर की पार्टी ने भी आज अपने 54 उम्मीदवारों के नाम तय किए, लेकिन इस घोषणा के बाद से जनसुराज पार्टी में बगावत दिख रही है। अब प्रशांत किशोर इसे कैसे संभालेंगे ये वही जाने, लेकिन तेजस्वी यादव ने आज एक गेम चेंजर ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने हर घर में एक सरकारी नौकरी पक्की कर दी है और दावा किया है कि वो इसे पूरा करके रहेंगे और ये नौकरी जैसे ही सरकार आएगी 20 महीने के अंदर वो पूरा कर देंगे। 20 महीने। सुनिए जरा तेजस्वी यादव को। कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है और ये जो हम घोषणा जो कर रहे हैं, बहुत लोगों का सवाल होगा कैसे होगा, कब होगा, क्या तरीका है। ये सवाल उस समय भी पूछा गया था 20 में, और उस समय भी हमने कहा था कि ये साइंटिफिक रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया है। हम लोगों के पास वैसे सारे परिवारों का डेटा जो है, जो हम लोगों ने सर्वे कराया था, उसके आधार पे हम लोगों के पास है, बिहार सरकार के पास है, किस परिवार के पास नौकरी है, नहीं है। और ये पूरी तरीके से हम अगर घोषणा कर रहे हैं तो ये मेरा प्रण है और जो हो सकता है वही हम करें। कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहे, किसी को ठगने का काम नहीं कर रहे और प्रमाण देने को तेजस्वी को देने की जरूरत नहीं है। हमने वो 17 महीने में काम किया। हमें खुशी है कि हमने वो काम किया, 5 लाख लोगों को नौकरी दी, लेकिन एक कसक है और संतुष्ट तेजस्वी नहीं है। अगर 17 महीने ही नहीं
अगर हमको पूरा 5 साल मिलता तो आप समझ जाओ 17 महीने में अगर 5 लाख नौकरियां तेजस्वी ने दी तो 5 साल में कितना देता। ये इस बात का खुशी तो है कि 5 लाख दी, लेकिन संतुष्टि नहीं है। खुशी तो है लेकिन संतुष्टि नहीं है, और उस संतुष्टि को वो पाना चाहते हैं। जैसे ही सत्ता पर काबिज होंगे, तेजस्वी ने बेरोजगारों को साधने का ऐसा दांव चला है जिसकी काट अब नीतीश कुमार के पास शायद नहीं होगी। वैसे भी नीतीश कुमार के लिए खतरे बढ़ रहे हैं दोस्तों। नाकडोर की रिपोर्ट है कि दलितों में नीतीश के लिए गुस्सा बढ़ रहा है और वो बदलाव चाहते हैं। खासकर सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने की घटना से दलित आहत हैं। इसका नुकसान बीजेपी और जेडीयू को बिहार में होगा। उधर आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने इस घटना के 3 दिन बाद पहली बार अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले तो वो इससे सन्न रह गए कि अचानक क्या आ गया मेरे पीछे, मेरे बगल में, यानी जब जूता फेंका गया था, लेकिन अब ये इतिहास की बात है। हालांकि यह मामला तूल पकड़ रहा है। राकेश किशोर जो वकील हैं, उसके खिलाफ मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है और उसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से पूरी तरह से निष्कासित कर दिया गया है। वहीं आज मायावती ने बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी, जो उनकी अपनी पार्टी है मायावती की, उनकी जो मायावती ने एक महारैली में इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा है कि दलितों के साथ क्या कुछ हो रहा है, और खासकर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बीआर गवई खुद दलित हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ है, इस पर जो आज मायावती लखनऊ में रैली कर रही थी, महारैली कर रही थी, उसमें उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उसी लखनऊ के बगल में रायबरेली है। रायबरेली में दलित युवक की मॉब लिंचिंग पर कुछ नहीं कहा मायावती ने, और खुलकर योगी सरकार के लिए अपना आभार जाहिर किया है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की खूब खुलकर बुराई की है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि क्योंकि उनकी अंदरूनी साठगांठ है जारी, इसीलिए वो हैं जुल्म करने वालों के आभारी। देखिए जरा, क्योंकि उनकी अंदरूनी साठगांठ है जारी, इसीलिए वो हैं जुल्म करने वालों के आभारी। जरा सुन लेते हैं अखिलेश यादव की यहां पर बाइट। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी साठगांठ अभी जारी है। तो इसका मतलब है कि अंदरूनी साठगांठ अभी जारी है, क्योंकि आप तारीफ कर रही हैं सत्तारूढ़ दल की। अखिलेश यादव ने तो अपनी बुआ जी का नाम नहीं लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने साफ कहा है कि यह सब बीजेपी की मदद से और बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए ही हो रहा है। आइए जरा सुन लीजिए यहां सीधे सीधे अजय राय को। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि पूरी तरीके से ये काशीराम जी की जो पुण्यतिथि आज मनाई गई है, पूरी तरीके से ये भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। क्योंकि आप एक तरफ देखिए, बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव में आज वहां पर पूरा दलित समाज कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ आ रहा है। क्योंकि दलित लोगों को ये लग गया कि राहुल जी हमारी बात उठा रहे हैं, राहुल जी हमारे लिए लड़ रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान की रक्षा करने के लिए बात उनकी हो रही है। संविधान की लगातार भाजपा के लोग संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं। बुलडोजर से गरीबों का मकान तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों का मकान तोड़ा जा रहा है, आदिवासियों का मकान तोड़ा जा रहा है, पिछड़ों का मकान तोड़ा जा रहा है, सबको प्रताड़ित कर रहे हैं। आरक्षण खत्म कर दिया, आउटसोर्सिंग कहीं है ही नहीं रहा, कुछ रह ही नहीं गया। जो नौकरी चाकरी पाने वाले हैं, पूछ लीजिए किसी से, कुछ नहीं है। उनके बच्चे नौकरी पाएंगे, उनकी बड़ाई कर रही हैं आप, उनकी तरफदारी कर रही हैं। और एक हरिओम वाल्मीकि को रात भर मारा रायबरेली में, उसका एक शब्द नहीं बोला आपने। ठीक है, माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के जज के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया इस शासन में, उस वकील के साथ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसमें भी एक शब्द नहीं बोला आपने। उच्चतम न्यायालय, इतने बड़े पोस्ट पे शायद दलित परिवार का कोई व्यक्ति वहां जाकर बैठा है सबसे बड़े पद पर। क्या कि आप बोलती हो दलित की बेटी कहती हो, आप पूरी तरीके से दौलत की बेटी हो और दौलत से प्यार है, और पूरा भाजपा आपको फंडिंग कर रही है, पैसे दे रही है और कार्यक्रम करा रही है, और बिहार को प्रभावित करने के लिए आपको काशीराम जी याद आए। ये समाज जान चुका, देश जान चुका है। ये देखिए मेरे बगल में बैठे हैं राज बहादुर जी, जो काशीराम जी के साथ काम किए, जो 13 लोग काम करने गए थे परिवार छोड़ के, उसमें 12 लोग अब नहीं है इस दुनिया में, अकेले व्यक्ति हैं।
जो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, राहुल जी के साथ खड़े हैं और राहुल गांधी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। वहां पूरा जीवन दिया, अब हमारे साथ ये खड़े हैं। आप जिन्होंने पूरा अपना समय दिया, आज देख सकते हैं कि आज उनको वो लोग याद नहीं है, और वो लोग आज अपने पुराने लोगों को, एक भी पुराने लोग उनके साथ हैं जिन्होंने बसपा को खड़ा करने में, काशीराम जी को खड़ा करने में आप देख सकते हैं। यहीं राज बहादुर जी बैठे हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी बैठे हैं, यही आप दानिश अली जी, जिसको पार्लियामेंट के अंदर देखिए आ गए, भाजपा के सांसद ने अपमानित किया हमारे दानिश अली जी को। कौन खड़ा हुआ? एक बार भी मायावती गई मिलने के लिए? कहा मायावती ने? एक बार भी नहीं गई। और कौन गया? हमारे नेता राहुल गांधी आपके घर गए और जाके कहा कि पूरी कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, राहुल गांधी आपके साथ खड़ा है। तो कांग्रेस सबका सम्मान करती है। जितने भी बसपा के लोग थे आज वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, इसलिए कि राहुल गांधी संविधान के साथ खड़े हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं और सबको जोड़कर लेके चलने की बात करते हैं। मायावती पूरी तरीके से भाजपा के साथ हैं और भाजपा के कहने पर कार्यक्रम कर रही हैं, और बिहार को प्रभावित करने के लिए ये कार्यक्रम कराया है भाजपा ने। भाजपा के द्वारा पूरी तरीके से ये फंडेड है, और भाजपा के द्वारा अभी मुझे पता चला कि सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं आरटीओस को, अधिकारियों को, कि पूरी तरीके से डीजल भरवा के इनको बसें दी जाएं। ये आरटीओ बता रहे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनका नौकरी चली जाएगी बेचारों की। वो आरटीओ को कहा गया है सरकार के द्वारा, इसीलिए तो योगी जी की बड़ाई हो रही है। पूरे प्रदेश की फोर्स लगा दी गई है यहां पर। इतना खतरा है मायावती जी को। हम लोग मोदी जी से लड़ रहे हैं, चट्टान की तरह खड़े हैं। मेरे सारे गनर हटा लिए गए, मेरी सारी सुरक्षा हटा ली गई। एक गनर है मेरे साथ, प्रदेश अध्यक्ष हूं। आप सोच सकते हैं कि क्या खेल चल रहा है भाजपा और बसपा का। ये सब समझ चुका है, पूरा देश जान चुका है। तो सुन रहे थे यहां पर साफ साफ कह रहे हैं मायावती पर जो आरोप लगा रहे हैं अजय राय, उस आरोप में कितना दम है ये आपको खुद सोचना होगा। वैसे मायावती ने दावा किया है कि 2027 में बहुमत से उनकी सरकार बनेगी, लेकिन आज की तारीख में दलित इंडिया गठबंधन के साथ जाता दिख रहा है। आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि कैसे बदल रहा है देश का सियासी माहौल और दांव पर लगी है बीजेपी की सत्ता, और इन सब के बीच आखिर सुप्रीम कोर्ट में कैसे मचा एसआईआर पर बवाल। इन सब की चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों को ले आइए और इस चर्चा में यही सारी बातें। 3 वरिष्ठ साथी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, प्रफुल्ल कोलखियान जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। और जरा शकील जी पहले आपके पास ही आना चाहता हूं, कैसे देखा जाए बिहार से लेकर दिल्ली तक, और उसमें भी ये अजय राय की बाइट अभी हम लोग सुन रहे थे, उधर अखिलेश यादव को भी हमने सुना। अखिलेश यादव, अजय राय दोनों मायावती पे बात कर रहे थे। मायावती पे बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि आज उनकी रैली थी और उस रैली में उन्होंने आभार प्रदर्शित किया सत्तारूढ़ दल का। लेकिन दूसरी तरफ अगर बिहार चलते हैं तो बिहार की कहानी कुछ और है। कांग्रेस पार्टी 25 सीटों के लिए बताया जा रहा है, आप बेहतर बताएंगे कांग्रेस की तैयारियां, और उससे ज्यादा यहां जरूरी है आज चर्चा करना कि 20 महीने में हर परिवार में एक सरकारी नौकरी पक्की, इसको कैसे देखा जाए। और यह दावा कर रहे हैं, ये वादा कर चुके हैं दावे के साथ तेजस्वी यादव। शकील जी। राजीव जी, बिहार से लेके दिल्ली तक, मगर इस सब का केंद्र रहा आज लखनऊ। ठीक पहले मायावती जी को आज काशीराम जी की याद आ गई। 10-12 साल से उन्होंने कोई रैली नहीं करी, उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन जैसे ही बिहार चुनाव आया तो आज उन्होंने लखनऊ में रैली करके साफ संदेश दे दिया। अजय राय की आपने बाइट दिखाई, अभी वो बात कर रहे थे, वो आज काशीराम जी के स्मारक स्थल पर भी गए थे और उन्होंने जो एक बात कही वो हम आपको बता दें, वो बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी की सदस्य है मायावती, आरएसएस की सहायिका है, बोल दिया उन्होंने। और इसी तरह यूपी में अखिलेश यादव ने साफ बोल दिया कि ये आभार इसलिए है
क्योंकि ये साठगांठ जारी है, ये साठगांठ जारी रहेगी। आज जो अखिलेश यादव पे जिस तरह के उन्होंने अटैक किए, ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस पे जिस तरह अटैक किए, ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं। मायावती को स्मारक के पत्थरों की याद आई कि बीजेपी की राज्य सरकार ने उनकी देखरेख की, मरम्मत कराई, लेकिन उन्हें अपने दलित समुदाय के अपनी मेहनत से बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की बदौलत पहुंचे उन चीफ जस्टिस साहब की याद नहीं आई, गवई साहब की, जिनके ऊपर जूते से हमला किया गया और उसके बाद अभी तक उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। जिस वकील ने किया था वो तो कर ही रहा है। एक पूरा का पूरा बड़ा ग्रुप न केवल उस हमले को जस्टिफाई कर रहा है, बल्कि उल्टे गवाही से माफी मांगने की माफ कर रहा है जी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माफी मांगे। देश में इससे पहले कभी दलितों के लिए इतनी अपमानजनक स्थिति नहीं हुई। रायबरेली में अजय राय जी ने कहा, रात भर पीट पीट के मारा गया हरिओम वाल्मीकि को, और हालत यह है कि हरिओम वाल्मीकि का आप सिर्फ नाम लिख दो सोशल मीडिया पे, रायबरेली पुलिस का एक मेमोरेंडम आ जाता है। मतलब आप रायबरेली के हरिओम वाल्मीकि का नाम नहीं लिख सकते। ग्वालियर में एक वकील साहब हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं, नाम बता देते हैं उनका, अनिल मिश्रा जी, अंबेडकर अंग्रेजों के गुलाम थे। कह रहे मुझ पे जितनी एफआईआर करना है कर लो। वो संविधान के विरोधी थे और उन्होंने संविधान नहीं लिखा है। हम ये तय करेंगे कि संविधान के निर्माता के तौर पर एक जो नाम ये लोग ले रहे हैं, पिछले कुछ सालों से लेना शुरू किया है, बीएन राव का, वो जो कि संविधान सभा के मेंबर भी नहीं थे, मेंबर नहीं थे वो, उन्होंने संविधान लिखा है और अंबेडकर का तो कोई योगदान ही नहीं है। पूरे देश तरह दलितों को वापस अपमानित किया जा रहा है, उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और मायावती जी ने एक भी हमने हमसे बात हो रही थी इस बारे में कि साहब इतनी भीड़ जोड़ी जा रही है। हमने कहा भीड़ जोड़ना एक बात है, बहुत सारे लोग जोड़ सकते हैं, मूल मुद्दा है कि जो भीड़ जुड़ी है उससे आप कह क्या रहे हैं। क्या आपने गवई साहब के अपमान का सवाल उठाया? क्या आपने हरिओम वाल्मीकि का पीट पीट कर भयानक रूप से मारकर हत्या किए जाने का सवाल उठाया? क्या आपने डॉक्टर अंबेडकर को अंग्रेजों का गुलाम कहे जाने का विरोध किया? क्या आपने एनएफएस का सवाल उठाया? नॉट फाउंड सुटेबल। अभी कहा अजय राय ने अच्छी बात करी है। आज कांग्रेस खड़ी हो रही है यूपी में, अखिलेश यादव तो है ही, उनके सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग के जरिए सारी सीटें भरी जा रही हैं। कहां है आरक्षण? आरक्षण को खत्म कर दिया आपने। तो मायावती जी की आज की रैली बिहार में दलितों को गुमराह करने के लिए थी कि दलित गुमराह हो जाए, और ये बिहार के दलितों को याद रखना चाहिए। 4 पार्टियां खुलेआम वहां पे बीजेपी का साथ देने के लिए उतर चुकी हैं। मायावती जिनमें प्रमुख है, आम आदमी पार्टी है जिसमें प्रशांत किशोर है, जिन्होंने नाम घोषित कर दिए हैं। अभी हम बताते हैं उन्होंने नाम कैसे घोषित किए हैं। और ओवैसी साहब है। प्रशांत किशोर वो किस तरह नाम अनाउंस कर रहे हैं, किस तरह टिकट दे रहे हैं? जहां पे यादव उम्मीदवार है या मुसलमान को दे रहे हैं, ताकि मुसलमान को वोट मिल जाए और यादव उम्मीदवार को आरजेडी के नुकसान हो जाए। जहां पे मुसलमान उम्मीदवार है वहां यादव को दे रहे हैं। वो सारे वोट इस तरह दे रहे हैं कि वोट किस तरह से कट जाए, दलित वोट किस तरह से कटे, ओबीसी वोट किस तरह से कटे, अति पिछड़ा वोट किस तरह से कटे। प्रशांत किशोर से जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं उन्हें बाद में बहुत ज्यादा निराशा होगी। जैसे मायावती जी का तो आज मायावती जी ने तो आज क्लियर कर दिया, बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ा उपकार किया उन्होंने देश के ऊपर, कि उन्होंने बता दिया कि मैं खुल के बीजेपी के साथ हूं। अब मैं इधर उधर से समर्थन नहीं कर रही हूं। साफ साफ राज्य सरकार का उन्होंने समर्थन किया। साफ साफ उन्होंने, मायावती जी ने
अखिलेश यादव और कांग्रेस की आलोचना की। क्या मतलब है? अब एक दूसरी बात, तेजस्वी का आपने कहा, तेजस्वी ने आज जो कहा है वो तेजस्वी कर सकते हैं। 5 लाख नौकरी वाकई सही कहा उन्होंने, 17 महीने में दी है। देश में कोई दूसरा इतिहास नहीं है, कोई इतिहास नहीं है कि 17 महीने एक उप मुख्यमंत्री, जिसके ऊपर एक मुख्यमंत्री ऐसा बैठा हुआ है जो उसका विरोध कर रहा है, और उस उप मुख्यमंत्री ने 5 लाख नौकरियां शिक्षक की पूरे बिहार में बांट दी। आज तक लोग उनका गुणगान कर रहे हैं। तो तेजस्वी ये बात कर सकते हैं। ये सारा हुआ है लखनऊ में के चुनाव को देखते हुए है। बाकी कांग्रेस के टिकटों का आपने बात कही, कांग्रेस की सारी बातें के साथ बहुत अच्छी चल रही हैं। सीटें आपने इस बार कांग्रेस कम लेगी, बहुत सही फैसला है। कांग्रेस पिछली बार की तरह 70 सीटें नहीं ले रही है, कम सीटें लेगी, मजबूत सीटें लेगी, और 1-2 दिन में ये सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि लेफ्ट को कितनी सीटें मिलना है, बाकी जो सहनी साहब हैं उनकी कितनी सीटें हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चे की कितनी सीटें हैं। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, इनके बीच में कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है जैसी कि बीजेपी के लिए समस्या पैदा करी चिराग पासवान ने या मांझी ने। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि इनका उद्देश्य क्लियर है। महागठबंधन का उद्देश्य एक ही है कि मोदी जी को हराना है। वहां नीतीश मुद्दा नहीं है, वहां मुद्दा यह है, जैसा आपने कहा, कि ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर प्लान है। गेम चेंज हो सकता है, और केवल बिहार का चुनाव नहीं है। बहुत सही कहा आपने, केवल बिहार का चुनाव नहीं है, ये देश की किस्मत बदलने वाला चुनाव है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज जो हुआ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, फिर एक लंबी डेट दे दी गई है। नहीं होगा कुछ भी। अब विपक्षी दलों को इससे ध्यान हटाकर, वोट लिस्ट फाइनल हो गई है, ध्यान हटाकर सिर्फ इस बात पे ध्यान देना होगा कि दलित पिछड़ों का जो अपमान बीजेपी कर रही है उनको वो किस तरह से उठाए। 85% दलित, पिछड़ा और अन्य समुदाय है वहां पे बिहार में, और उन्हीं का वोट निर्णायक होने जा रहा है वहां पे जी। और आज जिस तरह से सारी गतिविधियां मायावती ने करके अपने आप को बीजेपी के खेमे में डाल दिया है, उसके बाद कुछ भी कहने को नहीं रह जाता है। दलित पिछड़ों को फैसला करना है कि डायरेक्ट मोदी जी को वोट देना है या वाया बीएसपी देना है। इसलिए अब लगता नहीं है कि वाया बीएसपी कोई मोदी जी को वोट देने जाएगा। अगर मोदी जी को देना है तो डायरेक्ट देगा जी, बीएसपी के थ्रू नहीं देगा। तो आज जो है मायावती जी ने बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ा उपकार किया देश के ऊपर। जी धन्यवाद। जी जी जी। हमारे साथ 2 और साथी जुड़ गए हैं। धनंजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रशांत जी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूं। बिहार की बात हम करें, मायावती की बात क्या ही करें, हम लोग लगातार कर रहे हैं और जान रहे हैं कि मायावती की सियासत कहां जा चुकी है। कितनी बात की जाए, और जितनी बात शकील जी ने कह दी वही दोहराव फिर आएगा। आप हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि मायावती हो या असदुद्दीन ओवैसी हो या जनसुराज पार्टी के कर्ता धर्ता आज की तारीख में प्रशांत किशोर हों। प्रशांत किशोर को हिंदुस्तान में लोगों ने कैसे जाना? 2013-14 में नरेंद्र मोदी की पार्टी के लिए काम कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे थे, उस हिसाब से जाना, और उसके बाद से लगातार हम लोग देख रहे हैं। तो और इतना खर्च वो कैसे कर रहे हैं ये भी पता है। मायावती ने आज खुल के ऐलान कर ही दिया है, और ऐलान ना भी करें तब भी पता चलता है लोगों को कि आप कौन किसका साथ दे रहा है, कौन किसके साथ है। और ऐसे में लेकिन बिहार की सियासत पे अगर चलें, और उसमें भी तेजस्वी यादव का ये दांव, जरा इसको समझना जरूरी है। मैं ये समझना चाहता हूं आपके जरिए, तेजस्वी यादव ने 20 महीने में हर घर में अगर बेरोजगार है तो नौकरी पक्की, कैसे देखा जाए इसको? गेम चेंजर ऐलान है, छोटा मोटा ऐलान नहीं है। और अगर ऐसा करते हैं तब तो इस देश के लिए, जिस बेरोजगार देश जो अभी बन चुका है, उसके लिए एक बहुत बड़ा ऐलान है ये। मैं देश की बात कर रहा हूं, हालांकि एक छोटा सा सैंपल है बिहार। जो तेजस्वी यादव की घोषणा है, वो जो बीजेपी ने आखिर समय तक जो पैसा ट्रांसफर किया नीतीश कुमार ने बिहार में कुछ महिलाओं को जी और लोगों को, उससे बड़ा जो लकीर है आज तेजस्वी यादव ने खींच दी कि 10,000 रुपए तो खत्म हो जाएंगे।
नौकरी जिसको मिलती है उसकी अगली तमाम पुश्तें रास्ते पर आ जाती हैं, उसका जीवन जो है वो सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी की तरह नहीं होती कि कल से मत आना। तो एक सबसे बड़ा जो बड़ी घोषणा है, और बिहार को अगर आप देखिएगा कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखें, चाहे सिविल सर्विसेज हो चाहे और सारे एग्ज़ाम्स हों, सबसे ज़्यादा बिहार के लोग जो है उसमें अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ एक तो पढ़ने लिखने की ललक भी है और दूसरे की सरकारी नौकरी का क्रेज़ वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वैसा नहीं पनप पाया बिहार में जैसा और राज्यों में पनप पाया, तो उनके पास विकल्प ही सरकारी नौकरी का होता है। तो इसलिए बहुत बड़ा एक घोषणा है, और जैसा शकील जी ने कहा कि तेजस्वी यादव इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ प्रोडक्ट, कि वो सैंपल एक दे चुके हैं कि किस तरीके से 5 लाख नौकरियां वो अपने छोटे उप मुख्यमंत्री के तौर पे कार्यकाल में दे चुके हैं। तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है। और दूसरा, एक जो चीफ जस्टिस का मामला है वो बिहार में एक नया फैक्टर और बहुत तेजी से पेनिट्रेट कर रहा है। आज भी मेरी कई लोगों से बात हुई वहां पे, तो उसको पॉलिटिकल पार्टीज उठाए ना उठाए, समाज में वो जा रहा है। और जितना ज्यादा उस राकेश किशोर नाम के उस वकील का या भूतपूर्व वकील का जितना महिमा मंडन गोदी मीडिया कर रहा है, जितना उसके इंटरव्यूज आ रहे हैं, उतना गुस्सा बढ़ रहा है। और इसमें याद रखिए कि प्रधानमंत्री मोदी को भी 9 घंटे बाद प्रतिक्रिया आई, वो भी दर्ज की गई है। ये भी दर्ज किया जा रहा है कि कौन लोग हैं जो जस्टिस गवई का अपमानजनक वीडियो बना रहे हैं एआई वाला। तो ये सारी बातें बिहार में बड़ी तेजी से जा रही, एक नया फैक्टर है, और ये बीजेपी की तरफ से गलती हो गई। और आप सोचिए कि सोशल मीडिया पर कोई ट्वीट कर दे कोई, तो उसके ऊपर तो एनएसए लग जाता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंकने वाला घर में बैठकर इंटरव्यू दे रहा है। कितने शर्म की बात है कि कितना हम अपने संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। और फर्ज कीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर दलित नहीं होते, अब तक तो ये देश में तूफान मच गया होता। तो हम तो ये मानने को विवश हैं कि ये सिस्टम, ये पुलिस और ये तमाम सारे जो प्रशासनिक अमला है, ये इस वजह से हरकत में नहीं क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दलित समाज से आते हैं। और इसका एक बड़ा गुस्सा और संदेश समाज में जा रहा है। उसके अलावा आप देखिए कि रायबरेली की जो घटना है, हरिओम वाल्मीकि की घटना, जिस तरह उसको लिंच किया गया, छोटी सी एक झूठी खबर पे, झूठी अफवाह पे। और एक तीसरा एक मामला और आया कि आईपीएस, एक होनहार आईपीएस पूरन कुमार हरियाणा के, उन्होंने आत्महत्या की, तंग आकर आत्महत्या की। बड़ा सुसाइड नोट छोड़ के गए, दलित समाज से आते थे, दलितों को पुलिस में या सरकारी जगह पे में रिप्रेजेंटेशन की वो बात लगातार करते थे, और उनको प्रताड़ित किया गया। नाम लिख के गए कि किन किन उन्होंने प्रताड़ित किया है। तो ये नए सिरे से ये दलितों पे जो हमले हैं, वो जो है एक नया मुद्दा जो है बिहार के अंदर बहुत तेजी से जा रहा है। और अभी आप चर्चा कर रहे थे नैकडोर की रिपोर्ट की। नैकडोर वो संस्था है जो देश भर के सैकड़ों दलित और आदिवासियों का एक अम्ब्रेला नेटवर्क है। उसकी रिपोर्ट भी यही कहती है कि नीतीश कुमार की सरकार में दलितों के ऊपर जो प्रताड़ना के मुद्दे हैं, मामले हैं, वो बढ़े हैं बेतहाशा। आरक्षण को किस तरह सिस्टमैटिक तरीके से खत्म किया गया, किस तरीके से उनकी जमीनों की हिस्सेदारी कम होती गई, और ये सब कास्ट सर्वे में भी आया था और अभी नैकडोर की रिपोर्ट में भी आया। बहुत चौंकाने वाले तथ्य हैं। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं वो बिहार में नए सिरे से जा रहे हैं, और खासकर
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मामला में बहुत गुस्सा पैदा हो रहा है। अब एक एसआईआर पे जो मामला, देखिए एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट लगातार चुनाव आयोग को छूट दे रहा, मैं तो कहूँगा, क्योंकि अगर इतने सारे लाखों लोगों का मताधिकार का मामला है और उसमें सुप्रीम कोर्ट बड़ी बारीकियों में लगा हुआ है, महीनों से ये मामला चल रहा है, तीसरी बेंच में ये मामला है, उसके बाद भी जो बिहार में इलेक्शन कमीशन को मनमानी करने का पूरी छूट मिली हुई है और अभी तक इस बात का जवाब नहीं है कि ये लाखों लोग फॉर्म 6 जिन्होंने सबमिट नहीं किया था वो भी कैसे जुड़ गए। दूसरी एक और फीडबैक जो बिहार से मिल रहा है जी, इसको ज्ञानेश कुमार शुद्धिकरण कह रहे हैं, वो आधार कार्ड इत्यादि जुड़ने के बाद वैसा शुद्धिकरण नहीं हो पाया जैसा कि उनको आदेश दिया गया होगा। तो इसकी भी चिंता है, इसीलिए मान मनोबल बढ़ गई है जीतन राम मांझी की या चिराग पासवान की। तो एक पैनिक जो है वहां भी है। और अब सबसे बड़ी बात, मैं वापस लौटूंगा उस मुद्दे पर कि जितना नीतीश कुमार ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने के कुछ घंटे पहले तक सरकारी खजाने से जो बांटे हैं पैसे, आज तेजस्वी यादव ने उस सब पे पानी फेर दिया। ये बड़ा मुद्दा बनेगा और यही इस एक बड़े मुद्दों में चुनाव जो होगा उसमें ये भी बड़ा एक मुद्दा बिहार के सामने विकल्प है लोगों के सामने। जी 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 धनंजय जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, क्या तेजस्वी यादव का ये जो ऐलान है 20 महीने में रोजगार का की गारंटी, ये गेम चेंजर साबित होने जा रहा है? अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही जी, म्यूट करने पे आवाज आती है। खैर, आप जो कह रहे हैं गेम चेंजर हो सकता है, क्या गेम चेंजर हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि जो तेजस्वी ने कहा है और उसके कहे के पीछे जिस तरह से पूरा मीडिया लगा है, पूरा बुद्धिजीवी लगे हैं बीजेपी के, पूरा बीजेपी लगी हुई है, मांझी जी लगे हुए हैं, वो बता रहा है कि जो तेजस्वी ने घोषणा की है उससे तमाम लोगों के ऊपर जैसे लगता है बम गिर गया है। सब जो है अपनी अपनी जान बचाने के लिए इकट्ठा होना चाह रहे हैं, ऐसा लग तो रहा है। और मैं इस तौर पे इसको मानता हूं कि जैसे आप याद कीजिए 2020 का चुनाव, जब 2020 के चुनाव में लड़ रहे थे तेजस्वी, तब इन्होंने कहा था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, आपको याद होगा सब। तब मोदी जी, छोटे वाले मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों ने कहा था कि क्या अपने बाप के घर से पैसा लाएगा सैलरी देने के लिए, आपको याद होगा। लेकिन वही जब तेजस्वी के साथ सरकार बनाई, तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी की बात को लागू करके दिखा दिया। अब तेजस्वी ने लागू किया, नीतीश कुमार ने लागू किया, ये उनकी पार्टी के लोग लड़ते रहे। हम कह रहे हैं कि लागू हुआ और बिहार में लगभग 5.5 लाख लोगों को नौकरी मिली, 52% महिलाओं को नौकरी मिली, टीचर की नौकरी मिली, बाकी दूसरी जगह नौकरियां मिली। तो अगर वो मिल सकता है तो तेजस्वी जो अभी कह रहे हैं कि हर घर से, जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं है उसको नौकरी देंगे, कोई चौंकाने वाली बात थोड़े है। सरकारी नौकरी का मतलब ये थोड़े होता है कि सबको जो है 3 साल वाले जो क्रांतिकौन वीर जो शुरू किया था मोदी जी ने, वो भी तो नौकरी ही बांट रहे थे, सरकारी नौकरी थी। कॉन्ट्रैक्ट पे जो नौकरी मिलती है वो भी सरकारी नौकरी ही होती है। कॉन्ट्रैक्ट पे तो देश ही चल रहा था एक जमाने में। तो जो कह रहे हैं तेजस्वी, मैं उसको इस तौर पे लेता हूं कि जमीन पे किस तरह से तेजस्वी उतारते हैं इसको अभी बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन तेजस्वी जो कह रहे हैं वो लोगों का ध्यान खींचने वाला है, युवाओं का ध्यान खींचने वाला है। और जो नीतीश कुमार ने एक जो है जो पैसे दे करके, जो बिजली फ्री करके, जो और चीजें करके, जो आमतौर पे पहले कहा जा रहा था कि जो राहुल गांधी और तेजस्वी ने वहां एक माहौल बनाया है और माई बहन सम्मान योजना, फलाना योजना, ढिमकाना योजना के तहत हम काम करेंगे, उन सारी योजनाओं को जो घोषणा थी आरजेडी और
कांग्रेस की या महागठबंधन की उन घोषणाओं पर तुषारापात कर दिया है जब नीतीश कुमार ने सब कैश बांट दिया, ये लोगों ने कहा, और अब उनके नैरेटिव को खत्म कर दिया, ये भी बिहार में कहा। लेकिन अब जो ये कहा है तेजस्वी ने, ये गेम चेंजर जो आप कह रहे हैं, वो इस तौर पे कह सकते हैं कि जो एक नैरेटिव बनाया था कि हम बिहार की तरक्की के लिए 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे, नीतीश कुमार ने कहा था 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे, तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे नीतीश कुमार, वो कहां से देंगे? तेजस्वी भी कह रहे हैं वही कि रोजगार और नौकरी देंगे। तो वो अगर ऐसा करते हैं तो मुझे लग रहा है कि तेजस्वी जो है एक प्लान है उनके पास, लघु कुटीर उद्योग का प्लान हो या कोऑपरेटिव के तहत सरकार और पब्लिक साथ में आए, किसान साथ में आए, मजदूर साथ में आए और उनके साथ मिलकर के पब्लिक सेक्टर जैसे बनाया गया था वैसे कोई छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो या और दूसरे तरीके की चीजें हो, लघु कुटीर उद्योग हो, उसमें सरकार भागीदारी करे और खड़ा करे। जैसे जीविका दीदी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है बिहार में, इससे इनकार नहीं कर सकते, और जीविका दीदी सबसे बड़ी ताकत है अभी नीतीश कुमार के लिए। तो तेजस्वी के पास वो योजना होगी, अभी ये अनाउंस इसलिए नहीं किया, डिस्क्लोज इसलिए नहीं किया है कि फिर वो झटक लेंगे। तेजस्वी ने जितनी योजनाओं को पब्लिक के सामने लाया वो सब नीतीश कुमार ने झटक लिया, तो ये है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी जिस तरीके से नैरेटिव गढ़ना चाहती है बिहार में, वो नैरेटिव नहीं बन पा रहा है। वो घुसपैठिया नैरेटिव नहीं बन पाया, वो हिंदू मुसलमान नैरेटिव नहीं बन पाया, और मोदी जी नैरेटिव नहीं है। जैसा कि हमारे पूर्व साथी बता रहे थे, जमीन पे मैं देख रहा हूं नीतीश कुमार के खिलाफ उस तरीके का गुस्सा नहीं है, जो एंटी इनकम्पेंसी वाला गुस्सा, जो सत्ता से सरकार को हटाई जाती है, वैसा वाला गुस्सा मुझे बिहार में नहीं दिखा कहीं। लेकिन ये दिखा कि लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी अब बुजुर्ग हो गए हैं, वो नहीं काम कर पाएंगे, बीजेपी कब्जा कर लेगी नीतीश जी के सरकार पर, तो अब दूसरे को मौका मिलना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, ये लोग कह रहे हैं। और वो सरकार बदलनी चाहिए तो सरकार जाहिर है वो तेजस्वी की सरकार आएगी। कोई प्रशांत किशोर की चर्चा नहीं कर रहा है, मीडिया में प्रशांत किशोर की बड़ी गंभीर चर्चा है कि इतना % वोट लाएंगे। एक तो मैं देख रहा था मुख्यमंत्री के तौर पे प्रशांत किशोर को उसने कर दिया कि इतने % वोट लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर को। जमीन पे कहीं मुझे प्रशांत किशोर के समर्थन में कहीं किसी किस्म की हवा नहीं दिखाई पड़ी, किसी की कोई हवा नहीं। हवा अगर है तो एक है सरकार के साथ जो नीतीश कुमार के साथ है, और दूसरा है तेजस्वी के साथ। इन्हीं दोनों में से फैसला होना है बिहार में। बाकी तेजस्वी ने जो आज किया है मैं उसको बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूं, और इससे अब 2-4 दिन में और पता चलेगा कि क्या होता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, जो वोट चोरी की बात हुई थी वो नैरेटिव बना बिहार में वोट चोरी वाला, लेकिन 30 सितंबर को जो फाइनल ड्राफ्ट आया या फाइनल वोटर लिस्ट आई, उसके बाद आज देखिए 9 तारीख हो गई। 30 तारीख से 9 तारीख के बीच में कहीं कोई ऐसी चर्चा नहीं कर पाए ये लोग। ये देखिए ये विधानसभा सीट है, इतने लोगों के नाम अभी भी नहीं है। इस तरह की चीजें की जानी चाहिए थी, क्योंकि वोट चोरी आपका बड़ा महत्वपूर्ण इशू आपने बनाया लंबी यात्रा के उसको लेकर के, उस पर एक शिथिलता मुझे नजर आती। हालांकि गड़बड़ी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ढेर सारे लोगों के नाम कटे हैं जबकि वो जीवित हैं, ढेर सारे लोगों के नाम हैं जबकि वो मृत है। ये अभी भी एक गड़बड़ी है, इससे इनकार मैं भी नहीं करता हूं। कई लोग हमको मिले, लेकिन उसको कंक्रीट बना करके चाहिए था जो करना। आपको याद हो मैंने कहा भी था कि हमने एक प्रोग्राम में कहा था, अपने ही प्रोग्राम में, कि तेजस्वी के साथ जो वोटर अधिकार यात्रा में सब लोग दौड़ रहे हैं उनके कार्यकर्ता, उससे ज्यादा जरूरी है कि जिनके नाम कटे हैं उसके कैसे नाम डलवाए जाए। क्योंकि बीएलओ बदमाशी कर रहा है, दबंग जो वहां के कास्ट के लोग हैं उनके इसमें गड़बड़ी कर रहा है, और कलेक्टर या बीडीओ या और जो लोग हैं उनके दबाव में गड़बड़ी हो रही है। उस गड़बड़ी को ठीक करवाने का काम पॉलिटिकल पार्टी के दबंग कार्यकर्ता कर सकते हैं, नेता कर सकते हैं। नेता को लगाया जाना चाहिए था उस पर, जो नहीं लगाया गया। बाद में शाम में मैंने देखा कि एक बयान आया तेजस्वी का, जिसमें तेजस्वी ने कहा कि हमारे जो जिन जिलों से, जिन इलाकों से हम गुजर चुके हैं या नहीं गुजर रहे हैं, वहां के कार्यकर्ता इस बात पे ध्यान दे किसका नाम है किसका नाम नहीं है। लेकिन उस पर आगे काम नहीं दिखाई पड़ा, ये मुझे दिख रहा है। और बिहार में अभी आंधी तूफान किसी का नहीं, न मोदी जी का आंधी तूफान है, न नीतीश कुमार का है, न तेजस्वी जी का है, न किसी और जी का है। लेकिन एक बड़ी आबादी है जो कह रही है कि बदलाव होना चाहिए।
दूसरी तरफ एक प्रभाव है कि एक भय जो है यादव को लेकर के होता है, चूंकि 14% यादव है, तो 14% यादव है तो यादव दिखाई पड़ जाते हैं, हर जगह दिखाई पड़ जाते हैं। उसमें एक भय है, हालांकि मैं इस बात को पर्सनली तौर पे मैंने बहुत लोगों से बात की और उसमें हमने जब काउंटर क्वेश्चन किया तो उन्होंने माना कि हाँ, उस तरह की स्थिति जो लालू प्रसाद यादव जी के समय रिटेलिएशन वाली बात थी, जो कहानी थी, आज समाज लालू प्रसाद जी के समय वाला समाज नहीं है। आज समय बहुत आगे चला गया है, समाज बहुत बदल गया है। अब उस तरह के रिटेलिएशन बिहार में दिखाई नहीं। जातीय संघर्ष जो किसी जमाने में बिहार के लिए बड़ा एक दाग की तरह होता था और सबसे हाईलाइटेड वही था जातीय संघर्ष, आज वो जातीय संघर्ष किसी भी इलाके में नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज बिहार में सबसे इंपॉर्टेंट है जिसपे तेजस्वी ने लगातार बात की है, वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु है और तीनों महत्वपूर्ण बिंदु एड्रेस होते हैं जब तेजस्वी कह रहे हैं कि हम हर परिवार के एक व्यक्ति को जिनको नौकरी नहीं मिली है हम नौकरी देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तेजस्वी यादव का ये जो उनकी जो घोषणा है, क्या ये गेम चेंजर है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर बवाल मचा, आज उस पर भी चर्चा करेंगे। थोड़ी सी चर्चा प्रशांत जी ने की है, उस पर आगे हम बात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच अगर बिहार की हम बात करें, क्योंकि एसआईआर जो है वो भी बिहार में ही है और उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें आई आज सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन दोनों जज महोदय जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत नज़दीक चुनाव आयोग की बातों विचारों से नज़र आते हैं। और अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इसी मसले पे एसआईआर पर 16 तारीख को, यानी अगले थर्सडे को, आज ही के दिन होनी है अगली सुनवाई। उससे पहले इधर जो जनता की अदालत में जो सुनवाई हो रही है वो है चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब पार्टियां अपने अपने दलों के लिए, अपने दल को जिताने के लिए उम्मीदवारों के चयन में लगी हुई हैं और इन सब के बीच दलितों के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर भी चर्चा लगातार चल रही है। हरिओम की बात हो रही थी, अभी रायबरेली की बात, रायबरेली की घटना, और उसके अलावा एक घटना जिसका जिक्र कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, वो घटना है हरियाणा की। अभी से ठीक 5 मिनट पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया इन दोनों मसलों पे। देखिए ट्वीट में लिख रहे हैं राहुल गांधी, हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहने पड़ें तो सोचिए आम दलित नागरिक किन हालात में जी रहा होगा। रायबरेली के हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरन जी की मृत्यु, ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। बीजेपी और आरएसएस की नफरत और मनुवादी सोच ने समाज को विष से भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं। ये संघर्ष केवल पूरन जी का नहीं, हर उस भारतीय का है जो संविधान, समानता और न्याय में विश्वास रखता है। यहाँ 3 का जिक्र, 3 बातें, रायबरेली के हरिओम जी की बात, फिर उधर हरियाणा के आईपीएस पूरन कुमार जी की बात, और तीसरी बात जो है वो सीजेआई बीआर गवई के ऊपर जूता फेंकने की बात। तीनों में समानता एक है कि तीनों दलित हैं और तीनों के साथ क्या कुछ हुआ ये आप लोग देख रहे हैं। एक उस उच्च कुर्सी पर बैठे हुए, जो न्याय की सबसे बड़ी कुर्सी होती है, वहां बैठे हुए उनके ऊपर अगर अन्याय हो, जूता फेंका जाए। और मायावती जी आज अगर रैली करें और इसका जिक्र न करें तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो मायावती की राजनीति है जिसमें वो बीजेपी के करीब जा चुकी हैं और इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं और इन सब का असर बिहार के चुनाव पर कितना पड़ सकता है इसकी चर्चा ज़रूरी है। प्रफुल्ल जी, आपके पास आना चाहता हूँ, कैसे देखते हैं आप यहाँ पर राहुल गांधी जो लिख रहे हैं और इसका कितना असर बिहार के चुनाव पे, और जो बातें धनंजय जी चूंकि बिहार में हैं और बिहार में वहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, वहाँ की राजनीति किस दिशा में जा रही है, इसको समझ के अपनी बात यहाँ रख रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ आपसे भी वही सवाल जो बाकी साथियों से पूछा हूँ कि जो घोषणा आज तेजस्वी यादव ने की है
वो क्या अभी तक महिलाओं को 10-10 हजार रुपए जो बांटे गए, लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं को, 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को, उस पर ये भारी पड़ने वाला है? जी नमस्कार सभी को। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी ने कुछ अधिक व्यावहारिक बातें की है और अधिक इसको बोल भी रहे थे कि फिजिबल है। तो जिसको बोलते हैं कि फिजिबल होना और वायबल होना, तो मुझे लगता है कि फिजिबल और वायबल दोनों ही ये प्रोजेक्ट हैं जो उनके दिमाग में है। धनंजय सर ठीक ही बोल रहे थे कि उनके दिमाग में कुछ कुटीर उद्योग वगैरह को लेकर के। देखिए, सरकारी नौकरी के भी अब डायमेंशंस बदल रहे हैं। अब अगर मान लीजिए कि 60 के 70 के 80 के 90 के दशक के सरकारी नौकरी में जो एक कैरियर कंसेप्ट था उससे चेंज हो रहा है और बहुत सारी चीजें उसमें भी बदलाव में आ रही है। उसके पीरियड भी एक उसका सबसे निकृष्ट नमूना तो अग्निवीर है। ये 3 साल 4 साल में आपको वो अलग कर दे रहे हैं। तो सरकारी नौकरी जब सरकार का ही ये बदल रहा है, तो जो कमीशन से आते हैं, जैसे कि सेना वगैरह में होता है, कमीशन्ड ऑफिसर अलग होते हैं जिनको बार बार कमीशन मिलता है। तो इस सरकारी नौकरी में जो लोग जाएंगे, जो कमीशन्ड होंगे, वो आगे जाएंगे और नहीं तो उसके बाद नौकरी से रिटायर करेंगे। यही उसकी प्रवृत्ति होती है। तो इसका डिजाइन बदल रहा है। उस तरह का लाइफ लॉन्ग वाला जो सिस्टम था पहले की 30 साल 40 साल तक लगातार चलता रहेगा बिना किसी इफिशियंसी बार के। वहाँ जो होता है कि एक ईवी लगता है, इफिशियंसी बार लगता है, तो इफिशियंसी बार को लोग सीधे क्रॉस कर लिया करते थे। अब वो स्थिति नहीं है कि इफिशियंसी बार को क्रॉस कर दिया जाए। बहरहाल तो उनके पास एक डिजाइन है। बहुत सारे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स और फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें बहुत सारी जगह बनाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं बनाई सकती है। कृषि क्षेत्र में जो रोजगार के जो अवसर हैं, उस कृषि का मतलब सिर्फ हल चलाना या धान रोपना ही नहीं है। उसके जितने बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, जो एलाइड एक्टिविटीज है, हमारे भारत में रूरल इकोनॉमी का बहुत बड़ा साइज है और बिहार में भी है। अगर उसको ठीक ढंग से फॉर्मल सेक्टर के अंदर लाया जाए तो रोजगार तो जनरेट होगा ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। बस शर्त इतनी सी है कि ईमानदारी से और करप्शन फ्री होकर के, थोड़ा सा करप्शन फ्री, पूरा करप्शन फ्री होना तो शायद संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर करप्शन फ्री होकर के प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ अगर काम किया जाए तो निश्चित रूप से आपको इनकम जनरेट होगा। इनकम जनरेट होना और इनकम ड्रॉप होने में अंतर है। ये सरकार जो कर रही है, ये पुरुषार्थी लोगों को लाभार्थी में बदल दी और लोगों को सिर्फ उम्मीद रहती है कि अब कुछ टपके। कैपेसिटी बिल्डिंग पर इनका ध्यान नहीं है। अब कैपेसिटी बिल्डिंग इसके साथ साथ ही होगा अगर वो इस तरह का कोई काम करते हैं तो। और युवा है, कल्पनाशील है, उसकी वायबिलिटी और फिजिबिलिटी उन्होंने चेक की होगी या करवा लेंगे। देखिए 2 करोड़ 95 लाख करीब घरवारी हैं बिहार में। कहने वाले 3 करोड़ 3.5 करोड़ बता देते हैं। तो अगर 3.5 करोड़ घरवारी है तो उस हिसाब से देखें तो एक घर से 2 वोटर निकलते हैं, तब जाकर के 7 करोड़ 82 लाख होते हैं। उस समय में नहीं बोलेंगे कि एक घर में 2 से ज्यादा वोटर होता है। अरे माता पिता हुए और अगर एक बच्चा भी है तो और मैंने बेटा है तो बेटा बहू हुए, तो कम से कम 4 तो एक घर से निकलेगा, तो कितने वोटर हो जाएंगे? तो उतने नहीं है जितना वो बता रहे हैं। 3.5 करोड़ की कहाँ से लाओगे एक घर से? तो हाँ, तब ये जरूर है कि 2 करोड़ 95 लाख के करीब होंगे। अब उसमें अगर ऐसा है तो अगर उसका 60% भी कवर कर लिया जाता है, 50% भी कवर कर लिया जाता है, तो वो जो है सो कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होता है जो 100% आपको अचीव हो जाए। तो अगर 60-70% भी अगर वो सैचुरेशन उसका आता है, कर लेते हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि होगी और निश्चित रूप से एक बड़ी योजना होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात तो ये कि जब बहन मायावती जी पर बातचीत हो रही थी, देखिए ये बहुत बड़ी घटना है कि सीजीआई के ऊपर इस तरह की अपमानजनक कार्रवाई करे और वह जो करने वाला है, मुझे तो शर्म भी आती है कि जिस ढंग से वो बोल रहे हैं। वो राकेश तिवारी है क्या है पता नहीं, वो राकेश किशोर, हाँ राकेश किशोर, लेकिन ये तो किशोर से तो पता नहीं चलता ना, तो तिवारी जी हैं शायद या जो भी रहे हों, लेकिन वकील है तो पढ़े लिखे तो होंगे ही और पढ़ा लिखा किस संवर्ग से आता होगा। 70-71 साल उनकी उम्र है, तो 70-71 साल पे जो हमारा डेमोग्राफी जो एजुकेशन में इन्वॉल्व था
तो बहुत रेयर कम लोग होते थे जो बाबा साहब होते थे। अब ये बता रहे हैं BN राव की बात बता रहे हैं। BN राव तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण उनका योगदान है, लेकिन वो तो सेक्रेटेरियल कंट्रीब्यूशन है उनका, वो हो चाहे SP मुखर्जी हो, और बाबा साहब ने खूब उनको याद किया है। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब सघन बहस होती थी और जिसका जवाब बाबा साहब को देना पड़ता था, क्योंकि ड्राफ्ट उनका क्या हुआ था, तो हर आदमी ये जानता है, जो सिस्टम को जानता है, कि अपने ड्राफ्ट को डिफेंड करने के लिए उस आदमी को बार बार खड़ा होना होता है जो ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन रहा है। इस हैसियत से बाबा साहब को बार बार अपने तर्क को स्थापित करना पड़ता था। BN राव को तो नहीं करना पड़ता था, SP मुखर्जी को तो नहीं करना पड़ता था। हाँ, उनका सेक्रेटेरियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट निश्चित रूप से उन लोगों का था, इसको बाबा साहब ने खुद याद किया है। आज अगर पुरखों के, उनका जो पुरखों के जो हमारे दिए हुए देह है, दान है, उसको अगर आप इस ढंग से ये लोग करते हैं, तो ये हर जगह, एक तो बिहार में एक कहावत है, आप लोग जरूर जानते होंगे, उसको कहते हैं कि बलगेंग, माने जबरदस्ती का झगड़ा, झगड़ा नहीं रगड़ा। तो ये रगड़ा करने की जो इनकी आदत है, ये रगड़बाज लोग जो हैं, ये कभी भी राजनीति को सही दिशा नहीं पकड़ने देते हैं। यानी कि रगड़ का अर्थ हुआ कन्फ्लिक्ट, जो कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं बार बार समाज में, जहां कन्फ्लिक्ट नहीं है वहां भी। अब आपको मुख्य न्यायाधीश पर ऐसा उन्होंने क्या कहा था, मैंने तो बहुत खोजा, ऐसा कुछ नहीं लगा। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी इस बात को मानता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं लगा जो अपमानजनक कहा। अरे बौद्धों और ब्राह्मणों का तो लगातार यहाँ संघर्ष रहा है, क्यों ऐसा कह रहे हैं? और अगर पुरानी बातों को अगर उसका निकालेंगे, बाबा साहब ने यही कहा था, हमारे पुरखों ने यही कहा था कि आज से संविधान ही धर्म है, संविधान ही कर्म है और संविधान ही विचार है। सारे कॉन्ट्राडिक्शंस को, सारे फॉल्ट लाइन्स को हम लोग यहाँ उसको समाप्त करें और यहाँ से एक नई यात्रा शुरू करें। वही जो नया राष्ट्र, नया भारत विकसित हुआ था, उसी के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, जिन लोगों ने, जिस विचारधारा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो तो अपमान करेंगे ही। और ये देखिए कि हर रेंज का, अभी मैं बस 10 सेकंड में बताता हूं, इनका रेंज देखिए। ये हरिओम से लेकर के, हरिओम वाल्मीकि से लेकर के एक स्तर का आदमी, IPS दूसरे स्तर का आदमी और CJI तीसरे स्तर का आदमी, तो 3 लेयर को इन्होंने एक दिन में लगभग भेज दिया है और इस तरह की एक चुनौती पेश की है। और पश्चिम बंगाल में भी जो खगेन मुर्मू का केस हुआ है, उस पर भी बातचीत की जानी चाहिए, लेकिन उस पर हो रही राजनीति ने एक दूसरी दिशा पकड़ ली है, उस पर कभी फिर बात करेंगे। लेकिन वह घटना भी उसी संकेत, क्योंकि वो भी SP से आते हैं, वो भी शेड्यूल ट्राइब हैं और यहाँ पश्चिम बंगाल में उत्तर मालदा के सांसद हैं, तो उनके साथ भी जो हुआ है, अब उसकी अभी जांच पड़ताल जारी है, लेकिन वो अभी निंदनीय है, तो उस पर विचार किया जाएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए बिहार की सियासत, उसमें तेजस्वी यादव को? राजीव जी, आज बहुत तगड़ा एक तरह से कहा जाए वो पासा फेंका है तेजस्वी यादव ने, और तेजस्वी यादव के वादे पे भरोसा करना जनता को आसान है, और इसलिए आसान है कि तेजस्वी ने जो पहले कहा उसको, जबकि पूर्ण उनकी सरकार नहीं थी, आधे में शामिल थे, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे जो कह रहे थे कि क्या अपने घर से लेके आएगा, तो उन नीतीश कुमार से ही उन्होंने 5.5 लाख नौकरियां दिलवा दी। तो इसलिए लोगों को ये भरोसा है, हो सकता है कि तेजस्वी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। और राजीव जी, बिहार की सबसे बड़ी समस्या ही पलायन है और रोजगार है, तो अगर सरकारी नौकरियां मिलने लग जाएंगी या नौकरियां ही मिलने लग जाएंगी बिहार में ही, तो पलायन भी रुक जाएगा। और राजीव जी, जाहिर सी बात है कि हम लोग भी अपने घरों को छोड़कर अगर कहीं बाहर निकले हुए हैं तो किस लिए निकले हुए हैं कि 2 रोटी कमाएं और जिंदगी ठीक से गुजर बसर हो, इसी के लिए निकले हुए हैं। वरना किसको जरूरत पड़ती है कि बिहार छोड़ के या बदायूं छोड़ के दिल्ली में आके यहाँ रोज धक्के खाए सड़कों पर। तो ये निश्चित तौर से राजीव जी अच्छा मुझे लगता है कि एक दांव फेंका है तेजस्वी यादव ने, और वो कह भी रहे हैं कि हमने इसका, ऐसे हम घोषणा नहीं कर रहे हैं, हमने इसकी तैयारी की है और हमने इसका एक तरह से कहा जाए सर्वे कराया है, उसके आधार पर हम कह रहे हैं। तो ये राजीव जी इन मामलों में इंडिया गठबंधन और तेजस्वी यादव का भरोसा लोग कर सकते हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को परेशानी साफ तौर पर दिखाई देगी। और राजीव जी, इसके बाद फिर जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई हैं और जो बावले हुए जा रहे हैं NDA के लोग, उससे भी समझा जा सकता है कि तेजस्वी का ये जो
दांव है उसने बहुत गहरे तक एनडीए में मार की है। अब राजीव जी जो चल रहा है एनडीए के अंदर, जो चल रहा है, चिराग पासवान अलग घूमे घूमे फिर रहे हैं, मांझी जी अलग अलग घूमे घूमे फिर रहे हैं, टिकट का बंटवारा होना है पटना में और दिल्ली में, मांझी जी घूम रहे हैं असम में, आपात बैठक बुलाई जाती है एलजेपी की पटना में और चिराग पासवान जी पाए जाते हैं दिल्ली में, और फिर कहते हैं कि भाई जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मुझे मंत्रालय का काम भी देखना है। तो जब तक मैं मंत्री हूं का क्या मतलब है? तो इससे समझा जा सकता है कि एक कहा जाए दबाव जो है मोदी जी के ऊपर बनाने का चिराग पासवान ने प्रयास किया। तो एनडीए तो बहुत ज्यादा राजीव जी कहा जाए वो उलझा हुआ है। और जैसे ही हमने कल भी राजीव जी इस पर चर्चा की थी कि अगर नीतीश कुमार को साथ लिया होता बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने सही समय पर, और ये नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने की कोशिशें न की जाती, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में इतना ज्यादा तिफरका नहीं बचा होता। लेकिन चूंकि वो है राजीव जी, कहावत है हमारे यहाँ की सयाना कौआ गू खाता है, तो वही कहावत जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि ज्यादा सयाने होने के चक्कर में कि नीतीश कुमार को नुकसान भी पहुंचा दें और अटल जी का सपना भी पूरा कर दें और नीतीश कुमार को साथ भी रखें, तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी जो है वो खुद मार रहे हैं मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बिहार के मामले में राजीव जी, यही कहा जा सकता है। जी, लेकिन शकील जी, बिहार को लेकर अगर बात करें तो कल 25 सीटों की बात कांग्रेस कर रही थी कि इसमें कितना दम है, और उसमें 25 में से 15 रिपीट और बाकी इस पे अभी नए सिरे से बात होगी। 58 सीटों की चर्चा हो रही है कांग्रेस को लेकर बिहार में। कैसे देखा जाए, क्या सचमुच यही है खबर या कुछ और है? देखिए, कांग्रेस की जो टिकट वितरण की फर्स्ट लेयर होती है वो होती है स्क्रीनिंग कमेटी। उस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंगें करीब करीब खत्म हो गई हैं और वहां सारी बातचीत तय हो गई है, मगर चूंकि अभी सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई है इसलिए कांग्रेस उसको बताने की स्थिति में नहीं है कि कितनी सीटों में बात करी, मगर उसने 70 से ज्यादा सीटों पे स्क्रीनिंग खत्म कर दी है और उनका एक पैनल बना दिया है। वो पैनल जाता है इसके बाद सीईसी के पास। सीईसी केंद्रीय चुनाव समिति होती है कांग्रेस की, फाइनल अथॉरिटी, जिसमें सोनिया गांधी भी बैठती हैं, राहुल गांधी भी बैठते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन वो भी बैठते हैं। उसकी एक मीटिंग हुई है, उसमें फिलहाल उन सीटों पर चर्चा हुई है जिनकी चर्चा हो रही है मीडिया के अंदर, जो सीटें कांग्रेस की पक्की हैं, जो उसके अभी विधायक हैं उनको लेकर चर्चा हुई है कि हमारे ये विधायक हैं, इन विधायकों ने अप्लाई किया है, स्क्रीनिंग कमेटी ने इनके नाम फाइनल किए हैं, इसलिए इनको टिकट मिल जाएगा। लेकिन नेक्स्ट मीटिंग जो सीईसी की होने वाली है उसमें ये सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। उसमें पूरी की पूरी जो है 58 सीटें, 55 या 60 जितनी भी होंगी, अभी क्लियर नहीं है कि 55 है वो, 58 है या 60 है, जितनी भी सीटें होंगी उस पर टिकट का फाइनल हो जाएगा। दूसरी बात राजीव जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये गोदी मीडिया ने प्रचार शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, पैसा कहां से लाएंगे। मोदी जी से इन्होंने कभी नहीं पूछा। 2 करोड़ रुपए हर साल रोजगार दे रहे थे, 2 करोड़ कि भाई पैसा कहां से लाओगे, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ नौकरियां हर साल जी, 2 करोड़ नौकरियां हर साल। हाँ, उनसे नहीं पूछा कभी कि ये पैसा कहां से लाओगे। मोदी जी जो इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं उनसे नहीं पूछा कि आप कहां से पैसा लाओगे। ये मीडिया का पूछना वही याद दिला रहा है जैसे आजादी के पहले चर्चिल ने कहा था। चर्चिल ने कहा था सरकार कैसे चलाओगे, हिंदुस्तान से, और जवाहरलाल नेहरू ने वो साबित करके बता दिया कि सरकार ऐसे। लाख नौकरियां दी तेजस्वी ने, वो कैसे दी, वो कैसे हुआ, वो भी चल रहा है। अभी जो 11 साल मोदी के हुए या 20 साल नीतीश कुमार के हुए या दूसरे राज्यों में डबल इंजन की सरकारें, सिर्फ वही नौकरियां नहीं मिल रही है ना, उससे पहले तो कांग्रेस की सरकारें नौकरियां देती नहीं है, और उस नौकरियों से जो है एक सर्किल चलता रहा है। राहुल गांधी यही तो कहते हैं कि जेब में पैसा डालोगे वो पैसा आगे जाएगा, वो मार्केट में जाएगा, मार्केट से वो उद्योग में जाएगा, और इस तरह एक साइकिल चलती है। सॉरी, आज कांग्रेस ने एक बड़ा अच्छा वीडियो भी जारी किया है बिहार के ऊपर, 20 साल विनाश का।
उन्होंने नीतीश कुमार को छोड़ा नहीं है। पूरे 20 साल का कांग्रेस का लेखा जोखा बता दिया है कि 20 साल बिहार के लिए कैसे विनाश के साथ साबित हुए, और अगर महागठबंधन जीतता है तो कैसे विकास की यात्रा शुरू होगी। ये बहुत ही अच्छा कांग्रेस की पहल है, महागठबंधन की पहल है कि वो अब नीतीश कुमार को बख्शने के मूड में नहीं है। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार पे ज्यादा अटैक नहीं करना चाहिए, नीतीश कुमार के साथ लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर है, मगर अब कांग्रेस और तेजस्वी इस बात को समझ रहे हैं कि बिना नीतीश पे अटैक किए बीजेपी से आप लड़ नहीं सकते हैं। तो अब वो नीतीश कुमार पे भी उसी तरह अटैक करने लगे हैं जिस तरह से बीजेपी के ऊपर, क्योंकि नीतीश कुमार अब है ही नहीं। आज नीतीश कुमार जो भी है वो बीजेपी ही है, ये पुराने वाले नीतीश नहीं है जिनको लेके लोगों में थोड़ी बहुत सहानुभूति हुआ करती थी। एक और बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरन कुमार जो आईपीएस थे हरियाणा में, उनकी पत्नी भी आईएएस है, पति आईएएस पत्नी आईएएस, और फिर भी अपनी बात कह पाने में असमर्थ। ये देश की हालत कर दी है। राहुल ने आज जो ट्वीट किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज आप दलित को, भारत को उस स्थिति में ले आए हैं। एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संविधान में 3 ही संवैधानिक प्रमुख होते हैं सबसे बड़े जी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और कौन होता है इसके अलावा? सबसे बड़े 3 ही प्रतीक है ये। उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंका नहीं गया। हम लोग बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत बचा के कहते हैं, लेकिन अब गोदी मीडिया और वो लोग सारे कह रहे जूता मारा गया। सही तो यही है, जूता मारा गया है। लेकिन हम चीफ जस्टिस का सम्मान करते हुए, न्यायपालिका का सम्मान करते हुए थोड़ा बचाव की भाषा बोल रहे थे, और वो इससे खुश हैं कि जूता मारा गया। तो आप देखिए स्थिति देश में ले आए हैं। आज उसको जस्टिफाई करने के खिलाफ नोएडा में पुलिस ने एक आदमी को बुलाया और दूसरा बीजेपी के नेता गया, उसको वापस उठा के ले आया जी। क्या पुलिस ने कुछ एफआईआर की है बहुत गंभीर में। लेकिन सवाल यहां पैदा होता है, पंजाब पुलिस ने करी, बहुत अच्छी बात है, उसका ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि पंजाब पुलिस यूपी में घुस ही नहीं पाएगी। ये देश का हाल बना दिया कि एक राज्य दूसरे राज्य से कुछ कर नहीं सकता। असम की पुलिस घुस सकती है, सीधे एयरपोर्ट में आ सकती है कांग्रेस के नेता को पकड़ने के लिए, लेकिन पंजाब की पुलिस नहीं आ सकती। तो ये सिर्फ जो है पंजाब की पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों की है? ये एफआईआर कर्नाटक में भी हुआ है, शायद कर्नाटक में भी एक आध हुआ है, तेलंगाना में भी होना चाहिए, बेंगलुरु में, झारखंड में भी होना चाहिए। झारखंड में क्यों नहीं हो रहा है? झारखंड में जब शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, देश भर का दलित आदिवासी उनके साथ खड़ा हुआ जी। आज दलित आदिवासी के ऊपर जब अत्याचार हो रहे हैं तो वहां कांग्रेस की सरकार की मदद से चला रहे हैं वो, उन्हें भी सामने आना चाहिए, बंगाल को भी सामने आना चाहिए, ममता बनर्जी को भी सामने आना चाहिए। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे, न्यायपालिका पे, संविधान पे हमला है पूरा का पूरा। सोनिया गांधी ने सबसे पहले ये बात कही थी कि संविधान पे हमला है ये, और बीजेपी संविधान पे हमला गर्व के साथ करती है। उस संविधान को आज भी मान्यता देने को तैयार नहीं है। खड़गे जी लगातार बोल रहे हैं कि मनुवादी शासन व्यवस्था ये मनुवाद का प्रतीक है। खड़गे जी साफ बोल रहे हैं, तो वो मनुवाद को वापस लागू करना चाहती है, और ये काम अब इसको रोकने का काम इस देश के दलित का ही है, पिछड़ों का ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला वर्ग वो है। बाकी देखिए सारे लोग साथ खड़े हैं, साथ खड़े रहेंगे, लेकिन वो विचारधारा से साथ है। विचारधारा की लड़ाई बहुत मजबूत होती है, वो लड़ी जाएगी, लेकिन जो आदमी सीधा प्रभावित हो रहा है उसे भी खड़ा होना पड़ेगा। अगर देश का दलित, देश का पिछड़ा, देश का आदिवासी समुदाय खड़ा नहीं हुआ राहुल के साथ, तेजस्वी के साथ, अखिलेश के साथ, तो बहुत मुश्किल आने वाली है। राहुल तो लड़ जाएंगे, राहुल तो जैसा उनका व्यक्तित्व है और आज सब स्वीकार कर चुके हैं कि आखिरी तक लड़ेंगे, मगर बाकी और कितने लोग लड़ पाएंगे? ये दलित और आदिवासी और पिछड़े को सोचना पड़ेगा कि अगर बिहार में उन्होंने साथ नहीं दिया
तो ये मुश्किल सबसे ज्यादा उनके लिए होगी। सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई हैं बिल्कुल। और सरकारी नौकरियां खत्म क्यों करी गई? आधारी सरकारी नौकरी था दलित का, सरकारी नौकरी खत्म, दलित का मध्यम वर्ग खत्म। कैसे चलेगा? उसके पास कृषि भूमि नहीं है बिल्कुल भी, उसके पास बिजनेस में कोई हिस्सेदारी नहीं है बिल्कुल भी, कर ही नहीं सकता वो। कोई दलित अपने नाम से एक चाय का दुकान खोल के देख ले, मालूम पड़ जाएगा उसको। सिर्फ सरकारी नौकरियां थी जिसके सहारे अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। मगर अभी ये संभव है, हजारों सालों से सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का शिकार है। आरक्षण यही है, सामाजिक रूप से पिछड़ा होने के कारण बराबरी का अवसर। आरक्षण में सवाल पैदा कर दिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है 27% ओबीसी। जी आपकी आवाज आ रही है? आवाज जी आ रही है, आ रही है? जी 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 अब आ रही है जी। बस अपनी बात कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये सारे सवाल जो है ये बिहार के चुनाव में सामने आएंगे और बीजेपी को ये बहुत भारी पड़ने वाले हैं। बीजेपी का हिंदू मुस्लिम घुसपैठिए का सवाल अब बिहार में नहीं चलेगा। जी 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 घुसपैठिए का सवाल लास्ट में आपने जो वर्ड लिया है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी बार बार चर्चा अब सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है। और प्रशांत जी, लेकिन चाहे एसआईआर हो या इतने सारे मामले हों, दलितों के ऊपर अत्याचार, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार और इन सब के बीच चुनाव, क्या हम वही जिस गति से चलते आ रहा है चुनाव में देखते हैं, चुनाव के बाद फिर राहुल गांधी आकर एक दो खुलासे कर दें, क्या ऐसी इसी दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? या मतलब जहां एक निराशा नज़र आती है और दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी कहते हैं कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं या चुनाव आयोग के ऊपर और भी कुछ हमले होते हैं, गलतियां जो हो रही हैं उस पर, तो उस हिसाब से देखा जाए और इन सब के बीच बिहार के चुनाव, उसमें भी ये माइल अगर गेम चेंजर की बात हो रही है, इन सब को क्लब किया जाए, क्या कुछ दिखाई देता है सुप्रीम कोर्ट से लेकर बिहार तक? सबसे बड़ा हाइड्रोजन बम जनता होती है, जनता से बड़ा हाइड्रोजन बम क्या होगा? और जैसा मुझे कुछ संकेतों से लग रहा है कि अगर वोट चोरी के मामले पर या जो दलितों के ऊपर प्रताड़ना हो रही है और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंका गया, इस पे अगर जन आंदोलन खड़ा हो गया लोकतंत्र को बचाने के लिए बिहार में, तो ना ज्ञानेश कुमार जी को हिकमत काम आएगी, ना कुछ और काम आएगा। फिर तो जनता ही जो करेगी वो करेगी। जनता इस जंगल का शेर है, तो कहते हैं कि जो करेगा वो शेर ही करेगा जंगल में आप है तो जनता करेगी। अब ये है कि ये आंदोलन कैसे खड़ा हो जी। क्या ये आंदोलन की पृष्ठभूमि है? बिहार आंदोलन की जमीन माना जाता है। देखिए, जो दलित प्रताड़ना का मामला है और उसमें अब चीफ जस्टिस के ऊपर जो जूता फेंका गया वो एक सिंबल बन गया है, और वो सिंबल जैसे रोहित वेमुला एक सिंबल बन गया था, तो ये सिंबल बन गया है। और अब आप देखिएगा वो किसी पॉलिटिकल पार्टी पर निर्भर नहीं है। आज की तारीख में जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, युवा हैं, सोशल मीडिया पे उनकी बड़ी मौजूदगी है, जमीन पे बड़ी मौजूदगी है। आप देखिएगा कि इस पे बड़ी प्रतिक्रिया आगे आने वाले दिनों में दिखाई देगी। और जिस तरीके से मोदी जी 9 घंटे खामोश रहे, जिस तरीके से सरकार, मोदी के समर्थक जिस तरीके से जस्टिस गवाई के को अपमानित कर रहे हैं लगातार, ये मामला तो बिहार में गया नहीं के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तेजस्वी यादव ने आज कहा है, देखिए नौकरियां कैसी होंगी, कॉन्ट्रेक्चुअल होंगी, क्या होंगी, ये बहस नहीं है। सरकारी नौकरी होती है, जो सरकार में होता है वो नौकरियां देता है, उसके पास मैंडेट है। जनता उसको अगर मैंडेट देगी कि आपको मुख्यमंत्री इसलिए बना रहे क्योंकि आपने वादा किया था, तो रास्ते निकलते हैं। कोई नहीं पूछ रहा है कि नीतीश कुमार इतना पैसा महिलाओं को कैसे दे पा रहे हैं, सरकारी खजाने से तो दे रहे हैं।
कौन सा अपनी एलआईसी तोड़ के दे रहे हैं? 1,21,00,000 महिलाओं को अगर उन्होंने पैसा दिया है, ट्रांसफर किया है, कुछ दिनों के भीतर ही किया है, तो कहीं से तो किया होगा ना, बजट से ही तो किया होगा। तो अगर वो नीतीश कुमार ये झटके में कर सकते हैं तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं कर सकते मुख्यमंत्री रहते हुए? देखिए, बिहार में बड़े पैमाने पर युवा है, वो प्रताड़ित है पेपर लीक होने से, वो प्रताड़ित है, नौकरियों की वैकेंसी नहीं आती है, 3 साल बाद वैकेंसी आती है, वैकेंसी आने के बाद जब तैयारी करते हैं बच्चे तो पेपर लीक हो जाता है, फिर वो कैंसिल हो जाता है। आप सोचिए, उसका तो करियर का 3 साल 2 साल पेपर लीक बर्बाद कर देता है। तो इस और बिहार से तमाम लोग जो है पलायन करके नौकरी की वजह से जाते हैं। तो ये बड़ी घोषणा है और सरकार के पास बहुत सारे संसाधन होते हैं करने के। दूसरी, उसमें एक छुपा हुआ जो मामला जो दिखाई देता है मुझको कि देखिए, सरकारी महकमे बढ़ेंगे, नौकरियां होंगी, सरकार के कई डिपार्टमेंट जो सोए हुए हैं वो जागेंगे क्योंकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट होगा, तो विकास भी होगा। प्राइवेट सेक्टर का विकास हम लोग देख चुके हैं। जो पुल बनता है वो एक ही बारिश में गिर जाता है, इसी बिहार में। तो प्राइवेट सेक्टर का विकास हम जानते हैं। प्राइवेट सेक्टर ने मेट्रो भी ली दिल्ली एयरपोर्ट की, लेके छोड़ के भाग गए अंबानी जी, छोटे वाले, तो वो नहीं चला पाए क्योंकि सरकार का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका कोई मैच कोई नहीं कर सकता है। तो एक दूसरा मामला ये है कि जो जितना भी ज़्यादा गोदी मीडिया इसको प्रचारित करेगा, जितना ज़्यादा महिमा मंडित होगा इस वकील का, उतना ज़्यादा असर जो है वहाँ पे होगा। और मुझको ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे मुद्दे फेल हो चुके हैं। आगे आने वाले दिनों में ये बड़े मुद्दे बनेंगे, खासकर टीओसी के ऊपर जो जूता फेंका गया बड़ा मामला बनेगा। क्योंकि आप देखिए कि पहले मोदी जी वो लेकर आए, मेरी माँ को गाली दी, नहीं चला वो मुद्दा, वापस ले लिया जी। उसके बाद घुसपैठिए का मुद्दा लेकर आए। अब घुसपैठिए का मुद्दा वो कैसे उठाएंगे जब उन्हीं का चुनाव आयोग ये कह रहा है कोई घुसपैठिया नहीं बचा मतदाता सूची में। वो तो कह रहे हैं कि मतदाता सूची में कोई घुसपैठिया नहीं बचा, हमने हटा दी सबको। तब मोदी जी कहाँ से कहेंगे? तो ये बड़े मुद्दे, जो नए मुद्दे बने हैं, ये बड़े मुद्दे। और इसमें सबसे जरूरी बात राहुल गांधी का जो ट्वीट है, और उन्होंने 3 घटनाओं को जोड़ा है, और जिस तरीके से उन्होंने मनुवाद पे हमला किया, ये जातिवादी हमला है, ये वैचारिक हमला है जस्टिस गवई के ऊपर, और उसको राहुल गांधी ने रेखांकित किया है, उसी भाषा में रेखांकित किया है जिस भाषा में करना चाहिए। तो इसका बड़ा संदेश बिहार में भी जाएगा, देश के बाकी हिस्सों में भी जाएगा। जी बिल्कुल। धनंजय जी, आप कैसे देखते हैं एसआईआर के बाद अभी जो एसआईआर है, क्या इसका प्रभाव है वहां बिहार में? एसआईआर का प्रभाव है, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो बात है कि आज जिस तरह से तेजस्वी ने घोषणा की है, वापस उसको उस पटरी पे ला दिया है जो घुसपैठिया, मैंने कहा कि घुसपैठिया नहीं चल रहा है, हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा है। और ये बिहार की राजनीति का या बिहार के नेताओं का, बिहार की जनता का एक उपहार है देश भर के लोगों के लिए कि पूरे देश में हिंदू मुसलमान चला लिया आपने। बिहार जैसे जगह पे न हिंदू मुसलमान चल रहा है, न कास्ट फैक्टर चल रहा है, कास्ट में नहीं चल रहा है। बावजूद इसके कि लोग कहेंगे कि फलाना फलाना जाति फलाना को वोट देते हैं, फलाना फलाना जाति फलाना को वोट देते हैं, इसके बावजूद कास्ट इशू नहीं है बिहार में। इसके बावजूद धर्म की राजनीति बिहार में इशू नहीं है। बिहार में इशू क्या है? बिहार में इशू है रोजगार, बिहार में इशू है युवा, बिहार में इशू है कि किस तरह से नौकरी मिले, लोगों का भविष्य सेफ हो, और बिहार को कैसे बदला जाए। मैं बात फिर से दोहरा कि जो तेजस्वी ने कहा है कि जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है मिली आज तक, उन घरों के लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है। और इस डिसीजन में ढेर सारी चीजें छुपी हैं जो कल दिखाई पड़ेंगी। संभव है
नीतीश कुमार एंड टीम इस पर काम करे और एक नया 2-4-5 दिनों में एक नई बात कर दे वो घोषणा पत्र में, ये भी संभव है। क्योंकि 1,21 करोड़ महिलाओं को हमने 10,000 रुपया दिया रोजगार करने के लिए, जो आप सब कह रहे हैं। मैं एक देख रहा हूँ, एक ठेला पे जो है वो चाउमीन बना रही है महिला, वो 10,000 रुपया लेने के बाद, वो भी बड़ा वायरल किया जा रहा है। ये देखिए, एक महिला ने अपना 10,000 से रोजगार शुरू कर दिया। अब 1,21 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपया दिया और 1-2 वीडियो आप ऐसे बना के दिखा देते हैं तो कहाँ खड़े हैं ये दिखाई पड़ता है। लेकिन पैसों का अपना रोल है, इससे इनकार नहीं कर सकते। और मैं तमाम बहुत सारे लोग जो हैं, जो चाहे प्रशांत भाई हों या शकील भाई हों या और भी कई सारे जो बड़े पत्रकार हैं, वो जिस तरीके से देख रहे हैं, मैं फिलहाल बिहार को उस तरीके से नहीं देख पा रहा। बिहार में मैं ये देख रहा हूं कि बीजेपी का कोई भी इशू मुद्दा नहीं बन पा रहा। ये सबसे खास ये है कि बिहार में नीतीश बनाम तेजस्वी चल रहा है। नीतीश को लाना है कि तेजस्वी को लाना है, और तेजस्वी की तरफ पलड़ा ज्यादा मजबूत है, ज्यादा भारी है। अब बाकी कहां वोट चोरी होती है, कैसे वोट चोरी होती है, कैसे वोट चोरी को बचाएंगे, ये एक इम्पोर्टेंट मसला है पॉलिटिकल लेवल पे। आम आदमी भी ये नैरेटिव है कि वोट की बेईमानी तो करते हैं बीजेपी वाले। अब उस बीजेपी वाले जो वोट की बेईमानी करते हैं, अर्धसैनिक बल लगाया जाएगा। हालांकि दो चरण में जो चुनाव की बात हुई है, उसमें आरजेडी ने भी कहा था कि 2 चरण में हो, कांग्रेस ने भी कहा था कि 2 चरण में हो, केवल जनता दल यू ने कहा था कि 1 चरण में हो। तो 2 चरण में जो चुनाव होने हैं, 121 सीट 6 नवंबर को, 122 सीट 11 नवंबर को, उन चुनाव क्षेत्रों में बूथों पे किस तरह से पोलिंग एजेंट कार्यकर्ता दोनों पार्टियों के काम करते हैं, वो बहुत कुछ निर्भर करेगा चुनाव पे। लेकिन ऐसे अगर इश्यूज की बात करें, कॉमन आदमी की बात करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है उसकी बात करें, तो मैं कहूंगा महागठबंधन तेजस्वी की इस घोषणा के बाद एक बार फिर से भारी होता नजर आ रहा है। जी। और प्रफुल्ल जी, जरा उधर ममता बनर्जी ने कहा है कि हम SIR बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे, स्टार्ट नहीं करने देंगे उधर वेस्ट बंगाल में। लेकिन इधर जो कुछ हुआ है उसका वेस्ट बंगाल भी चलेंगे, उस पर भी बहुत सारी बातें पश्चिम बंगाल पे करेंगे हम। चुनाव का वक्त वहाँ का भी आ रहा है नज़दीक। लेकिन यहाँ पर वही सवाल है कि क्या आपको लगता है कि बिहार में SIR भी एक मुद्दा होगा चुनाव में? जी बिल्कुल होगा। और अभी तो ये SIR तो अभी कंप्लीट हुआ नहीं। पहले SIR कंप्लीट तो सुप्रीम कोर्ट इसको हरी झंडी दिखाए तो सही। ये बिना SIR के कंप्लीशन के ये चुनाव में चले गए हैं। मुझे तो अभी भी नहीं लगता है कि चुनाव करवाने की स्थिति में है। आपका प्रक्रियाएं चल रही है, प्रक्रियाएं कभी भी रोकी जा सकती हैं जी। आपने तहस नहस कर दी पूरी प्रक्रिया। न मतदाता सूची फाइनलाइज है, न फ्रीज है, न आपका लीगल जो सिचुएशन है वो पेंडिंग है। तो चुनाव आयोग, बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं चल रहा है, मुद्दा खुद बीजेपी बन गई है। और SIR एक मुद्दा है। SIR का मुद्दा लोगों को जब लिस्ट पूरी तरह से निकलेगा, फाइनल हो गया होगा, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, उनके दिल में हुक उठेगी जिनका नाम कट गया है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट की, तो सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट के जो अपने तरीके हैं, जितने वहां पर दिए गए हैं और जो बातें कही गई है, वो बातें तो सिंबॉलिक है। और उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई कर रहा है? किसी राजनीतिक पार्टी का दायित्व नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने राजनीतिक पार्टी के भरोसे वोटर को नहीं छोड़ दिया था। ये चुनाव आयोग का दायित्व था कि वो लोगों का पंजीकरण करे, ठीक ढंग से इनरोल करे और उनको मतदाता बूथ तक ले जाए, मतदान केंद्र तक ले जाए, उनको जाने की स्थिति रहने दे। तो वो इस तरह से जो बात कर रहे हैं, अभी ऐसा लग रहा है जैसे बंधुआ मतदाता है सब, हर पार्टी के अपने अपने मतदाता है। हम लोग भी कभी कभी बात कर ही लेते हैं किस पार्टी के समर्थकों का वोट कटा है, किस पार्टी के समर्थकों का वोट नहीं कटा है। असल में मतदाता को पूरी छूट है, वो जहां चाहे वोट दे दे, लेकिन किसी को यह छूट नहीं है कि उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दे। और यही यहाँ किया गया है। इतने तरह के उनको जब मास में पूरा कहा गया है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन आप में है, और जजेज अपने ऑब्जर्वेशन में उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उस आर्गुमेंट को ले भी रहे हैं, हंसी मजाक भी कर रहे हैं। तो अगर इन्फ्लेक्चुअस कर देंगे इसको कि इधर मामला यह भी चलता रहेगा और वह भी चलता रहेगा,
देखिए, अगर बिहार का किला भेद नहीं पाएंगे, ये जान जाए, पश्चिम बंगाल में सुबुगा जरूर रहे हैं, लेकिन बिहार का परिणाम ही इनको बता देगा। अगर किसी प्रकार जोर जबरदस्ती से बिहार में SIR, अधूरी SIR को लेकर के, अधूरी मतदाता सूची को लेकर के अगर आगे बढ़ जाते हैं, और बंगाल में आप जानते होंगे, बंगाल में 3-4 ऑफिसरों को भी निलंबित किया गया अंडर सस्पेंशन है। तो ऐसी स्थिति क्यों SIR को लेकर के जो प्रक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी चुनाव घोषणा होने के बाद चुनाव आयोग के अंतर्गत आते हैं, उसके पहले तो सरकार के अंतर्गत ही रहते हैं। अगर गलत नाम अपलोड हो रहा है तो सरकार उन पर कार्रवाई कर ही सकती है। वहां तो नीतीश कुमार जी की समर्थक सरकार है, इसलिए ना बात चल रही है। तो बहुत आसान नहीं होगा। ममता बनर्जी जब कह रही हैं तो उसके पीछे वो एक लड़ाकू महिला भी है, वो जानती है कि किस तरह से इनका राजनीतिक मुकाबला किया जा सकता है। और बिहार की स्थिति ये है कि बिहार तो सत्ता इनके हाथ में है, और नीतीश बाबू जिस ढंग से ठीक ही कह धनंजय सर कि नीतीश कुमार जी के अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, लेकिन लोग ये समझ चुके हैं कि किसी भी चीज का अपना उसकी एक मियाद होती है। नीतीश बाबू ने बिहार की बहुत सेवा की, अब बिहार को नई दृष्टि से नए गवाक्ष की तलाश करनी है, और उधर वो तेजस्वी की तरफ देख रहा है। तो बिहार की स्थिति बिल्कुल दूसरी तरह की है, और बिहार में उसका असर होगा ही। नहीं हो पाया। बहन मायावती जिस ढंग से कर रही है, अब ये सब तो आपने ठीक ही कहा एक बार, ये सब पर चर्चा करने की बहुत बात नहीं। बहन मायावती को अधिकार है कि वो अपनी राजनीति की दिशा क्या तय करती है, लेकिन उनका एक शब्द भी नहीं बोल पाना। वो उत्तर प्रदेश की जैसे राज्य की कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, काशीराम जी के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। आज उनकी यह स्थिति हो गई है कि इतने बड़ी घटना हो जा रही है, खास उस समुदाय के ऊपर जिस समुदाय के प्रतिनिधित्व का, जिसके हितों का वो वादा करती है, उनकी राजनीति वादा करती है, और उनके मुंह से एक जबान से बात तक नहीं निकलती है। तो ये तो है, उन पर जितनी चर्चा की जाए उतना ही कम है, और उतना ही वही ज्यादा है। लेकिन बिहार में वो फैक्टर आएगा। प्रशांत किशोर जी ने घोषणा कर दिया। मुझे अभी भी ये लगता है कि पिछली बार की तरह तो नहीं होगा, लेकिन इस बार जो सत्ता पलटेगा उसमें 15-20 सीट कम से कम मुझे लग रहा है जो सीमांचल से और आपको मगध एरिया से भी इस बार सीट आएगा। मगध, मिथिला और सीमांचल से सीट RJD को ज्यादा मिलेगा। हमने सुना है कि फुलपरास से भी तेजस्वी यादव खड़े होंगे। तो फुलपरास से अगर खड़े होते हैं, आपको याद होगा इमरजेंसी में जब कर्पूरी ठाकुर और दूसरे लोग थे, तो जब उनको अत्याचार के डर से जब उनको छिपने की जगह थी तो फुलपरास की तरफ ही गए थे। तो फुलपरास एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, और जो उधर से होता है तो ये वहां जाएंगे। तो एक फिजा तो बन रही है, लेकिन अभी देखिए कि होता क्या। अभी सीट बंटवारा और बहुत सारे ये झमेले तो हैं बीच में, लेकिन कांग्रेस बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच लेकर के कांग्रेस चल रही है, और उसमें ऐसा कुछ नहीं है मुकेश सहनी या किसी दूसरे के दबाव में कांग्रेस नहीं आ रही है। लेकिन हाँ ठीक है, उसके भी अपने कार्यकर्ताओं की मांग होगी, डिमांड होगा, बहुत सारी चीजों को सेटिस्फाई करना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, नेताओं को। ये पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वे सर्विस होल्डर नहीं होते हैं, वे हमारे पेड नहीं होते हैं। कंपनी की तरह पार्टी नहीं चलती है। कंपनी की तरह सरकार जरूर चलाने की कोशिश की जाती है बाद में, लेकिन पार्टियां कंपनी की तरह नहीं चलती है। उसमें कुछ सेक्रीफाइस, कुछ अपना कमिटमेंट आदि काम करता है। तो अभी दृश्य बहुत भी है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इस मतदाता सूची के साथ जो अभी फाइनल नहीं हो पा रहा है, इस कॉन्ट्राडिक्शन के साथ जिसका जवाब नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है सर, यकीन मानिए मुझे नहीं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ने देगा। भले ही 2-4-10 महीने, 2-4-10 दिन, 2-4 कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन इस मतदाता सूची से चुनाव होना तो संभव नहीं दिखता है। हम लोग अभी भी हाइब्रिडिज्म में इंटर नहीं कर गए हैं, और अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए कि हाइब्रिडिज्म में इंटर कर जाएंगे। सारे तंत्र दिखेंगे कि लोकतंत्र के सारे लक्षण दिखेंगे, मगर लोकतंत्र का कंटेंट नहीं दिखेगा। लक्षण दिखेंगे, आत्मा नहीं दिखेगी, और ये पूरी दुनिया को परिभाषित हो जाएगा। वैसे ही इंडेक्स में हमारा स्थान क्या हो आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है प्रफुल्ल जी, उस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि ये जो 30 तारीख को सूची आई है उसी पे चुनाव होगा। जो सुनवाई हुई है, जो 30 तारीख को सूची आई है उसी पे चुनाव होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर लिखवाया है आज, वो न्यायिक प्राधिकरण को उसने कहा है, लेकिन
कितना क्या होगा, कितने लोग आएंगे और नाम जुड़वाने के लिए 3,66,000 का मामला है, लेकिन गंभीर है मामला। जो आप लोगों को निराशा होगी, लेकिन अभी 16 तारीख को फिर इस पर सुनवाई है। या तो सुनवाई चलती रहेगी, चुनाव खत्म हो जाएगा, या यहाँ घोषित तौर पे कह दिया जाएगा कि वो जो आपने फाइनल लिस्ट आप लेके आए हैं, क्योंकि माननीय न्यायाधीश सूर्यकांत जी के जो विचार आ रहे थे, उन विचारों से साफ लग रहा था, और वो खुले तौर पे वो कह रहे थे कि अभी जो आप पूरे देश में SIR करने जा रहे हैं, उसके लिए ये जो प्रक्रिया चल रही है, जिसमें बहस चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग तो पत्रकार लोग हैं, रीड बिटवीन द लाइंस। नहीं, वो सर, वो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वहाँ एक जगह और है। वो जो कह रहे हैं वो ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा होने की तरफ बढ़ जाने का साहस तो चाहिए। चलिए, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, अच्छा है। ऑप्टिमिज्म जरूरी है, ऑप्टिमिज्म जरूरी है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ सर, क्योंकि आप ऐसा चाहते तो आप बहुत कुछ है, आपका ऑब्जर्वेशन में बहुत कुछ आता है जी। लेकिन अगर वोटर वहां जब चुनाव शुरू होंगे, भले राजनीतिक पार्टियां मतदान का बहिष्कार न करें, लेकिन जनता को हक है कि चुनाव बूथ को घेर करके बैठ जाए। क्या करेंगे आप? जी चलिए, कोई बात नहीं। अभी जीतन राम मांझी साहब का एक बहुत शानदार ट्वीट सुनाता हूं, दिखाता हूं, जरा स्क्रीन पे ले आइए। लालू परिवार के सत्ता के प्रति बौखलाहट देखकर ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा करते हुए कहेंगे, यदि बिहार में राजद सरकार बनी तो हर परिवार के एक सदस्य को चांद और मंगल ग्रह पर 4 कट्ठे का एक फार्म हाउस दिया जाएगा। बेटा ललटेनवा गधा चाहे कितने कोशिश कर ले, ओकर सिर पर सिंग नहीं निकल सकता, बूझे। ये कह रहे हैं जीतन राम मांझी साहब। अब कौन किसको बुझा रहा है ये तो वही जानेंगे। धनंजय जी मुस्कुरा रहे हैं, ठीक था, ठीक पढ़ा हूं। पूरा ठीक पढ़ा। मैंने भी ये ट्वीट देखा और मैं हंसा, आप इसलिए मैं आप जोर से हंस दिया कि ये जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, इसके बोलने का क्या मतलब है, ये भाषा है। बौखलाहट, पढ़े लिखे आदमी है, ये बौखलाहट, बिल्कुल बौखलाहट। पढ़े लिखे आदमी हैं और इस तरह की भाषा बोलते हैं, क्या कमाल है। अमलेंदु जी क्लोज कीजिए। अमलेंदु जी, आप SIR पे आज बहस सुन रहे थे, क्या कहेंगे, आपका ऑब्जर्वेशन? देखिए राजीव जी, अगर जजेस महोदयों की जो टिप्पणियां हो रही थी, अगर उसको आधार मान के कोई कयास लगाया जाए तो फिर यह है कि एक तरीके से कह दिया गया है कि चुनाव इसी वोटर लिस्ट पे होगा जो 30 तारीख को आई है, लेकिन इसके साथ ये शर्त जोड़ दी गई है कि जो नाम छूट गए हैं आपको उनको उसमें शामिल करना पड़ेगा और उसके लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। यानी आप ये SIR करा सकते हैं, ये एक तरीके से स्पष्ट कर दिया गया है। योगेंद्र यादव ने भी जो कहा, ये कहा कि हम इसको चुनौती नहीं दे रहे हैं कि ये आप संशोधन करा सकते नहीं करा सकते हैं। सब कोई चाहता है कि संशोधित लिस्ट हो, लेकिन ये संशोधन की बजाय इन्होंने और कवाड़ा कर दिया है, तो ये कवाड़ा जो है वो ठीक किया चाहिए। तो जो आभास लग रहा था जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बातों से, वो ये लग रहा था कि चुनाव आयोग को ये कहा गया है कि आप इसको ठीक कीजिए, और जो नाम छूट गए हैं, जो आदेश दिखाया गया कि जो 3,66,000 नाम आपने छोड़ दिए हैं जो को, उनको अपील का अवसर दिया जाए, और ये नियम उन पर भी लागू होगा जिनके नाम ड्राफ्ट में छूट गए थे, यानी जो 1 अगस्त को लिस्ट जारी हुई थी जिसमें था कि साहब वो 65 लाख नाम जो है छोड़ दिए गए हैं, तो उन 65 लाख पर भी ये लागू होता है कि उनको भी ये मौका दिया जाए। लेकिन सवाल ये है राजीव जी कि जब 1 महीना लगा 7,42,00,000 की लिस्ट बनाने में, तो ये 65 लाख और 3,66,000 ये कुल मिला के 70 लाख अगर कह दिया जाए तो ये 70 लाख क्या 1 हफ्ते में हो जाएगा। और फिर वृंदा ग्रोवर ने जो कहा कि भाई 17 अक्टूबर आखिरी तिथि है नॉमिनेशन की, और तब तक अगर वोटर लिस्ट फाइनल नहीं हुई तो फिर आप किसी का भी उठा के नाम काट देंगे। तो इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये हम ध्यान में रखेंगे। तो ये लग रहा है राजीव जी की सूची यही रहेगी, थोड़े से संशोधन कुछ किया जा सकते हैं, यानी कि वोट चोरी, अगर जिसको वोट चोरी कहा जा रहा है
तो उस वोट चोरी पर लगाम लगाने की थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट कोशिश करेगा, लेकिन चुनाव आयोग के सामने एक तरीके से कहा जाए सुप्रीम कोर्ट झुकता हुआ राजीव जी नजर आया है। और जिस दबंगई के साथ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे दाखिल किए और डराया धमकाया सुप्रीम कोर्ट को, लगता ही है कि सुप्रीम कोर्ट उस डरने में आ गया है। अब वो चाहे राजीव जी सीजीआई के साथ जो घटना हुई उससे दबाव में आया है, उसके बाद जो है जनों के सुर बदले हैं, उससे पहले सुनवाई में नहीं बदले थे, दूसरी बातें हो रही थी, अब इससे बदले हैं, ये क्या है ये तो हम नहीं कह सकते, या कानूनन वो यही समझ रहे हैं भाई हम लोग कानूनविद तो है नहीं, जज साहब ज्यादा कानून जानते हैं, ज्यादा जज साहब ही कानून जानते हैं, वकील साहब भी तो बताते ही है ना, लेकिन फैसला तो जज साहब को ही करना होता है, तो उनको ही करना है। लेकिन लग ये रहा है राजीव जी कि इसी सूची पर होगा। अब ये समझ में आ रहा है, पहले मतलब जो परसों तक की जो राजीव जी 7 तारीख की जो बहस थी, उससे पहले ये लग रहा था कि इस सूची पर नहीं होगा और जनवरी 2025 की सूची है उस पर चुनाव होगा। जो जजेस के जो वक्तव्य आ रहे थे और जो सवाल पूछे जा रहे थे उससे लग रहा था, लेकिन कल की परसों की और आज की जो बहस है उससे ये लग रहा है कि जज साहब तय कर चुके हैं कि पनाला वहीं गिरेगा जहां चुनाव आयोग चाहता है। जी जल्दी से प्रफुल्ल जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, समय खत्म हो चुका है। कह रहा हूं सर कि नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होने के 10 दिन पहले तक का समय दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार 17 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी शायद, और अगर ऐसा होता है तो आज 9 तारीख है, इनका 16 तारीख को ये होगा, तो 16 तारीख तक अगर वहां पर एंट्री ही होती जाएगी उनका क्या बोलते हैं कि मतदाता सूची में, तो इसका मतलब है कि मतदाता सूची तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस विषय में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि वो बिना फैसला न दे, न इसको डिसअप्रूव करे न अप्रूव करे, और चुनाव आयोग अपने साहस के बल पर इस पर जाए, और जो राजनीतिक खामियाजा अगर कोई होता है तो उसकी जवाबदेही चुनाव आयोग खुद ले। जी जी चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन जो बहस आज चल रही थी और हालांकि बहुत ही शानदार प्रिपरेशन के साथ, तैयारियों के साथ आज योगेंद्र यादव आए हुए थे और उन्होंने बहुत सारी बातें वहां रखी, लेकिन राकेश द्विवेदी साहब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वकील हैं, वो जज की भूमिका में कई बार नज़र आते हैं, डांटते फटकारने लगते हैं सामने वालों को, ये भी दिखाई दे रहा था। तो देखते हैं कितना दबाव कौन किस पर बनाने में यहाँ सफल रहा है और क्या फैसला आता है। 16 तारीख को अगली सुनवाई है SIR पे, और उससे पहले एक फाइनल लिस्ट आ चुकी है जिसमें 3,66,000 वो नाम काटे गए हैं जो इससे पहले वाली लिस्ट में ड्राफ्टेड सूची में थी, और बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे तथ्यों के साथ याचिकाकर्ताओं का दल आया हुआ था, लेकिन उस पर क्या कुछ निकल के आता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिहार का चुनाव किस दिशा में जा रहा है वो इससे समझ में आता है, जो आखिर में आपने जीतन राम मांझी साहब के ट्वीट को सुना, पढ़ा, उससे समझ में आ रहा है कि बौखलाहट कैसे है NDA खेमे में। और आज जो गेम चेंजर ऐलान हुआ है तेजस्वी यादव की तरफ से, उससे कितना परेशान है सत्ता पक्ष, आप उम्मीद लगाइएगा। इस पर और चर्चा करेंगे। मायावती जी के बारे में बात ही क्या करें, सब जानते हैं। और प्रशांत किशोर के कुनबे में अभी बहुत ज़्यादा गर्माहट है। गर्माहट इसलिए क्योंकि वहाँ लोग नाराज़ हैं, इतने साल से आपके लिए काम कर रहे हैं और टिकट किसी और को दे दिए, खरीद बिक्री सब शुरू। भाई बिजनेस करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, यही तो करते रहे, तब तो इतना महंगा उन्होंने पता नहीं कितने हज़ार 2100 करोड़ कितने करोड़ तो उन्होंने टैक्स में पे कर दिए, तो समझते हैं। चलिए खैर इन सब पे बात करेंगे।